तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं परफेक्शनाइज का जो सेट नंबर 7 था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सेट नंबर 7 की बात करेंगे। तो इसमें क्या दिए हुआ है तो आप देख सकते हो, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी से सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके जाए, ऐसे ही नहीं जाए। और चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। बाकी भी आपको सारे सीरीज जो है परफेक्शनाइज के आपको इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, हमने प्ले लिस्ट बना दिया, आप वहाँ पे जाइएगा। तो इससे पहले 6 टेस्ट सीरीज जो है, जहाँ पे 1000 से अधिक लोगों ने देखा है, तो 6 टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, टेस्ट नंबर 7 है और अब इसके बाद 8 नंबर आएगी तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु भूमध्य रेखा के 5 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाई जाती है और अधिकांश दिनों में बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो भले ही आपको इतना जानकारी नहीं हो, सब भूमध्य रेखा का 5 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए वहाँ पे क्या होता है, अधिकांश दिनों में बादल छाई रहती है और भारी वर्षा होती है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गर्म आर्द्र भूमध्य से रेखीय जलवायु। क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कैसी जलवायु की बात हो रही है, तो गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होता है, तो भूमध्य रेखीय गर्म आर्द्र जलवायु भूमध्य रेखा के डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा विस्तार की बात करेंगे, अमेजन, कांगो, मलेशिया और ईस्ट इंडीज के निचले इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो इस इलाका में सबसे उत्कृष्ट विशेषता पूरे तापमान की महान एक रूपता आपको देखने को मिले। पूरे वर्ष मतलब तापमान एक जैसा रहता है, खूब वर्षा होता है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे कोई सर्दी नहीं होगा और बादल और भारी वर्षा दैनिक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, और इसी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जंगल बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे अमेजन का अमेजन वर्षा वन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे अमेजन वर्षा वन की बात करेंगे तो उसकी स्थिति जो है आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु के आसपास पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नितल प्रसरण अवधारणा के लिए सही है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, सागर नितल प्रसरण अभिसारी प्लेट सीमाओं पर होता है। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन की बात करेंगे आपका सही है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पहला ऑप्शन जो है सो आपका इसका सही है। तो सागर नितल प्रसरण एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट यानी पृथ्वी के लिथोस्फीयर के बड़े स्लैब एक दूसरे से मतलब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही लिया है। ठीक है, तो ये प्रसरण अभिसारी प्लेट सीमाओं पर होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सागर निथल प्रसरण अवसारी प्लेट की सीमाओं पर होता है, इसलिए कथन दो गलत है। ठीक है, ध्यान रखें क्योंकि कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें मेंटल संवहन का परिणाम है, ना कि मतलब इसका है। ठीक है, तो इसका दो गलत लिया है और आपका एक ऑप्शन की बात करेंगे सही है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसका जो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके हमसे आप पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप यूट्यूब पे चेक कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया भर में भूकंप वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, भूकंप के बारे में बात हो रही है। टेक्टोनिक प्लेट के किनारों के सटे क्षेत्र भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अल्पाइन हिमालयी बेल्ट भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को दोनों क्षेत्र जो है सो आपका दोनों का दोनों जो है सही है। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट के किनारों पे सटे भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे जापान वगैरह का इलाका जो है, और जापान वगैरह की बात करेंगे, न्यूजीलैंड का न्यू गिनी का इलाका हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भूकंप का जो पैसिफिक ओशियन वाला जो क्षेत्र जो आता है वहाँ पे आपको पाया जाता है, तो बहुत ही मतलब ये संवेदनशील क्षेत्र है। साथ में आप देखोगे अल्पाइन हिमालयी बेल्ट भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, तो ये भी ऑप्शन की बात करेंगे तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, हाल फिलहाल की खबरों में तबरीज, जो हाल फिलहाल की खबरों में था, तबरीज शहर निम्नलिखित में से किस देश में पड़ता है, तो मैंने करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में आपको पढ़ाया था। तबरीज शहर की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कि तबरीज आपको ईरान में पड़ता है। ठीक है, ईरान में। ठीक है, ध्यान रखिए तबरीज उत्तरी पश्चिमी ईरान से पूर्वी अजरबैजान प्रांत में एक शहर है। ईरान का छठा सबसे आबादी वाला शहर है। चर्चा में क्यों था कि तबरीज नामक शहर जो है, यहीं पे क्या हुआ था, ईरान के जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनका नाम था इब्राहिम राइसी, की मौत के कारण खबरों में था। ठीक है, तो इसी स्थान पे हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से क्या हो गया, तबरीजी में, ठीक है, तबरीजी में क्या हो गया, तो ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब, मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ठीक है, इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए इसकी सीमा किससे लगी है, तो अजरबैजान से भी इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है, अब आते 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
7 प्रमुख प्लेटों में जो कई छोटी प्लेटों के साथ पृथ्वी की बाहरी परत बनाती है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एक प्रमुख प्लेट नहीं है? ठीक है, यूरेशियन प्लेट नहीं है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट नहीं है, अरबी प्लेट नहीं है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट नहीं है। ठीक है, बताना कौन सा नहीं है, बताइए। प्लेट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो अरबी प्लेट की बात करेंगे, नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? तो अरबी प्लेट आपकी इसमें नहीं, यूरेशियन प्लेट आती है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आती है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट आती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो टोटल प्लेट की संख्या कितनी है? तो टोटल प्लेट की संख्या 7 है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, यूरेशिया प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। यहाँ पे आपको इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया की बात करेंगे तो यूरोप और एशिया मिला के बनता है, दक्षिणी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ध्यान में, यूरोप और एशिया के मिला के टोटल कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है? 7 है ना, तो 6 तो महाद्वीप के नाम पे पड़ जाता है। एक जो है अंटार्कटिक है। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक भी तो क्या है आपका, वही है, क्या बोलते हैं उसको, क्या है अंटार्कटिक, क्या बोलते हैं उसको, महाद्वीप ही तो है। तो सारे के सारे तो महाद्वीप के ही नाम पे है, लेकिन महाद्वीप की संख्या 7 है, लेकिन महाद्वीप के नाम पे 6 ही है, क्योंकि एशिया और यूरोप को मिला दिया तो एक एक्स्ट्रा कौन बढ़ जाता है? तो एक्स्ट्रा एक प्रशांत बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा? तो एक्स्ट्रा की बात करेंगे तो एक प्रशांत आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आसान है। ऑस्ट्रेलिया याद रखिए, दक्षिणी अमेरिका याद रखिए, उत्तरी अमेरिका याद रखिए, यूरेशिया, यूरोशिया में यूरोप और एशिया दोनों आ गया, एक अंटार्कटिका हो जाएगा, एक अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका जो बढ़ जाएगा क्या? प्रशांत बढ़ेगा। तो 7 महाद्वीप, 7 प्लेट। ठीक है, तो 7 प्लेट में से यूरोप और एशिया मिलने से एक हो जाता है, इसलिए 6 ही होता है, एक एक्स्ट्रा आपका प्रशांत बढ़ता है। ठीक है, अरब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वी की कई संगठित परतों से बनी, पृथ्वी कई संकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी की क्रस्ट का निचला भाग मुख्यतः किससे बना हुआ है? ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट का निचला भाग की बात करेंगे, मुख्यतः किससे बना हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, किससे बना हुआ? तो मैग्नीशियम से बना हुआ, और साथ में मतलब किससे बना हुआ? लोहा से बना हुआ। ठीक है, ध्यान में, किससे बना? मैग्नीशियम और लोहा से बना हुआ। इसे क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करता हूँ, देखे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये 66 बीपीएससी में पूछा था, स्पॉटलाइट के बारे में प्रश्न पूछा था। ठीक है, बाहरी परत पृथ्वी की क्रस्ट है, यानी स्थल मंडल के 2 अलग अलग भाग होते हैं। ऊपरी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और महाद्वीपों का निर्माण करता है। ठीक है, इसके मुख्य खनिज घटक की बात करें, ऊपरी भाग में क्या है? सिलिका और एल्यूमिना है। ठीक है, ध्यान रखें। निचला भाग की बात करेंगे तो सघन बेसाल्टिक चट्टानों का एक सतत क्षेत्र जो समुद्र तल का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम शामिल है, इसलिए इसे सीमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न पूछा था 67 बीपीएससी में, स्पॉटलाइट, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्पॉटलाइट क्वेश्चन है ये, मतलब पूछा निकेल और गया था। फेरस। तो इसमें निकेल और फेरस लिया है। ठीक है, क्या लिया है? निकेल और फेरस लिया है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्च बादल के उपकरणों में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उच्च बादल के उपकरणों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कौन सा नहीं है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो निम्बो स्टेटस नहीं लिया है, ठीक है, और स्टेटस नहीं लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उच्च बादल के उपकरणों में से कौन सा नहीं है? तो ध्यान, निम्बो स्टेटस और स्टेटस। ठीक है, इसका कौन सही है? तो 2 और 3 आपका सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, आप चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन शुरुआती तरीकों में से एक का वर्णन करता है जिनके बारे में भूवैज्ञानिकों ने सोचा था कि महाद्वीपीय समय के साथ चले गए। ठीक है, हालांकि विज्ञान में प्रगति के साथ, ठीक है, महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत का स्थान किसके द्वारा ले लिया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ठीक है, अब क्या हो गया? महाद्वीपीय सिद्धांत की जगह पे कौन सा सिद्धांत प्रयोग करते हैं? ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सबसे अधिक, ठीक है, वैज्ञानिक अरखंड वेगनर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, अब प्लेट टेक्टोनिक्स एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की भूमिगत गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भू आकृतियां कैसे बनती है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं को भी मतलब क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, वह सिद्धांत, एक क्वेश्चन स्पॉटलाइट बता, स्पॉटलाइट कहने का मतलब इन्होंने ना कुछ क्वेश्चन को मार्क कर दिया है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि ये पीछे ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, उसको स्पॉटलाइट करके इन्होंने लिखा है। ठीक है, वह सिद्धांत जो बताता है कि पृथ्वी की क्रस्ट के
टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल की गति को संचालित होते क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। इस 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था देवियों और सज्जनों। ठीक है, चलते हैं, आप पढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करना है। ये दक्षिणी पूर्व साइबेरिया में स्थित है, ये दुनिया की सबसे पुरानी झील है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, पकड़ा गया इसी से। ठीक है, ये कहानी का खत्म। ठीक है, बस सीधे क्या पकड़ा गया इसी से क्या हो जाएगा, तो किसके बारे में बात हो रही है, तो बैकाल के बारे में बात हो रही है कि दुनिया के सबसे गहरी झील दे दिया, तो दुनिया की सबसे गहरी झील की बात करेंगे, बैकाल ही है। ठीक है, इसमें दुनिया के कुल जमे हुए मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा आपको देखने को मिलता है। तो बात जो हो रही है किसके बारे में बात हो रही है, तो बैकाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखें किसके बारे में बात हो रही है। अब बैकाल से कुछ प्रश्न है, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी, ठीक है, और सबसे गहरी झील है। ठीक है, 1700 मीटर तक इसकी गहराई है। इसमें दुनिया की कुल बिना जमे मीठे पानी का भंडार का 20% शामिल है। इसे रूस में, ठीक है, गैलापागोस कहा जाता है। कितना बढ़िया सेट बनाया है, एक्सप्लेनेशन कितना सटीक दिया है। ठीक है, एक गधा केजीएस है। ठीक है, मैं तो कोसूंगा जब जब आएगा ज्योग्राफी तो केजीएस को कोसूंगा, क्योंकि 2 दिन में मेरा सर दर्द किया, 2 दिन से 20 रुपया का दवा खाया उसके चक्कर में। ठीक है, तो रूस में किस नाम से जानते हैं इसको, तो गैलापागोस के नाम से जानते हैं। बैकाल को रूस में किस नाम से जानते हैं, गैलापागोस के नाम से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गैलापागोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थिति के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये दक्षिण पूर्व साइबेरिया में स्थित है। बैकाल झील मंगोलिया की उत्तरी सीमा के बहुत करीब स्थित है। ठीक है, इसमें बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में सेलंगा, बरगुजिन, ठीक है, ऊपरी अंगारा, चिकोय और उदा शामिल है। ठीक है, अब 1996 की बात करेंगे। 1996 में बैकाल झील को क्या किया गया था, तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 69 बीपीएससी में अगर बात करेंगे तो विक्टोरिया झील पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सबसे आम प्रकार का, ठीक है, निपात भूकंप, ठीक है, विस्फोट भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप या फिर ज्वालामुखी भूकंप। सबसे आम प्रकार का भूकंप की बात करेंगे तो कौन सा है, टेक्टोनिक भूकंप है। ठीक है, कौन सा भूकंप है, टेक्टोनिक भूकंप की बात करेंगे, जो कि आम प्रकार का भूकंप है। प्रत्येक प्रकार का भूकंप एक अलग यंत्र होता है और इसके परिणाम अलग अलग झटके आते हैं। टेक्टोनिक भूकंप सबसे सामान्य प्रकार का भूकंप है, ये आपको ध्यान में रखने के ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मार्शल द्वीप किसके निकट है, ठीक है, तो मार्शल द्वीप द्वीप की बात करें किसके निकट है, तो मार्शल द्वीप जो दक्षिणी चीन सागर के निकट है। किसके निकट है, तो मार्शल द्वीप की बात करेंगे तो मार्शल द्वीप गणराज्य पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है ये। ठीक है, मतलब पैसिफिक ओशियन में। यह हवाई और फिलीपींस के लगभग मध्य में स्थित है और मार्कोनेशिया के सबसे पूर्वी द्वीप स्थित है। देश में मध्य प्रशांत महासागर के एटोल और द्वीपों के 2 समानांतर श्रृंखलाएं हैं, जिसे रतक जिसको सूर्योदय श्रृंखला और रलिक मतलब सूर्यास्त श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मार्शल आप देखोगे ना तो थोड़ा इसका कहानी जो है ना, तो थोड़ा इसका इंटरनेशनल रिलेशन से भी जुड़ा जाता है। ठीक है, मार्शल मतलब अमेरिका से जुड़ा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने मार्शल द्वीप समूह को $2.3 बिलियन की आर्थिक सहायता पर 20 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त अमेरिका के पास मार्शल द्वीप समूह की सुरक्षा और रक्षा के लिए भी प्रमुख जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि मार्शल द्वीप दक्षिणी चीन सागर के करीब है, इसलिए चीन और अमेरिका के बीच में विवाद का विषय भी बन गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्पॉटलाइट क्वेश्चन में क्या है, तो स्पॉटलाइट क्वेश्चन में आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप किनके बीच स्थित है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित है। 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसिस चट्टान के उदाहरण में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसका ऑप्शन क्या है, सारे के सारे मतलब गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए कोई भी सही नहीं है। ठीक है, 12 का ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो 1 2 3 सही नहीं। ठीक है, सभी प्रकार की चट्टानें चाहे आग्नेय हो या अपसादी हो, अत्यधिक उष्मा और दबाव के तहत रूपांतरित या परिवर्तित चट्टानें बन जाती है। ठीक है, उनके मूल चरित्र और स्वरूप की ऐसी ताकतों का काफी हद तक बदला जा सकता है, खास करके तीव्र पृथ्वी गति के कारण। इस प्रकार मिट्टी को स्लेट में, ठीक है, चूना पत्थर को संगमरमर में, बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट में, ठीक है, समझिएगा जरा। ठीक है, जब परिवर्तन होकर मिट्टी किसमें परिवर्तित होगा, स्लेट में। चूना पत्थर किसमें होगा, तो संगमरमर में। ठीक है, बलुआ पत्थर किसमें होगा, तो क्वार्टजाइट में। ग्रेनाइट किसमें होगा, तो ग्रेनाइट किसमें होगा, नीस में। स्लेट किसमें होगा, तो स्लेट की सेल की बात करेंगे सिस्ट में। और कोयले को किसमें बदल सकते हैं, तो कोयले को ग्रेफाइट में। ठीक है, तो ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब सेल किसमें बदल जाएगा बताइए, तो सेल किसमें बदलेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया सिस्ट में।
सिस्ट में। सेल किस में बदलेगा, तो सेल किस में बदल जाएगा, सिस्ट में, ठीक है। किस में बदलेगा, तो सिस्ट में बदलेगा सेल, ठीक है। ग्रेनाइट किस में बदलेगा, तो ग्रेनाइट मतलब किस में बदलेगा, नीस में, ठीक है, ठीक है। ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में अंतर नहीं दिखता है, ग्रेनाइट किस में बदलेगा, नीस में बदलेगा, ठीक है। कोयला ग्रेफाइट में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, बलुआ पत्थर, ठीक है, तो बलुआ पत्थर है इनका सब। बलुआ पत्थर किसमें, क्वार्टजाइट में होता है। तो ये सब क्या हुआ, ये क्वार्टजाइट की बात करेंगे, सिस्ट की बात करेंगे, इसकी ये एक आंतरिक चट्टान है, ये तो ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है। अब आते हैं, यह एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है जो भूमध्य रेखीय वनों और व्यापारिक पवने, ठीक है, वाले गर्म रेगिस्तानों के बीच पाई जाती है। शुष्क और आर्द्र मौसम सबसे अलग होते हैं और इस प्रकार की ज्वालामुखी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित होती है, ठीक है। उपरोक्त वाक्यांश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बताइए किस जलवायु के बारे में वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में इसका आंसर जो लिया है, ठीक है, 13 का जो आंसर लिया है, ठीक है, सूडान जलवायु, ठीक है। सूडान जलवायु को और भी नाम है कि सवाना के जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सवाना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु जो भूमध्य के वनों का व्यापारिक पवने वाले गर्म रेगिस्तानों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। शुष्क और आर्द्र मौसम सबसे अलग होते हैं और इस प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो सूडान जलवायु या फिर मतलब क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका टेम्परेचर की बात करेंगे तो 21 से लेकर 31 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है लंबी घास और छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, और इस क्षेत्र में प्रचलित व्यापारिक हवाएं भी चलती है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। विसर्प, ठीक है, विसर्प की बात करेंगे, फिर मेंडर्स की बात करेंगे, लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये केवल सपाट तली वाली हिमनदी घाटियों से जुड़ी स्थलाकृतियां है। यह पतनात्मक और निक्षेपण दोनों प्रक्रियाओं का परिणाम है, ठीक है। बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, तो केवल आपका 2 नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। ये अपरदनात्मक या फिर निक्षेपण दोनों प्रक्रियाओं का परिणाम, ये सही है। पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। यह केवल सपाट तली वाली हिमनदी घाटियों से जुड़ी स्थलाकृतियां है, तो ये आपका गलत यह है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। देखिए मेंढर एक स्थल रूपी नहीं बल्कि एक प्रकार का चैनल पैटर्न मात्र है। मेंढर्स नदी के मध्य और परिपक्व अवस्था में नदियों से जुड़े हैं, खास करके मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आप चलेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। भूकंप एक प्राकृतिक खतरा है जो मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव हो सकता है। क्या भूकंप में हिमस्खलन हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल हो सकता है। आग भी लग सकती है, सुनामी भी आ सकती है, दरारें भी पड़ सकती है, मृदा का द्रवीकरण भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट है करेक्ट, सबके सब क्या है, भूकंप के मतलब क्या है, परिणाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश कहलाने वाले देशों के समूह में शामिल है। तो डेनमार्क आता है, स्वीडन आता है, ठीक है, ध्यान में रखें। तो डेनमार्क और स्वीडन सही है, बाकी पोलैंड की बात करेंगे तो देवी और सजनों ये गलत है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप का हिस्सा है और इसमें डेनमार्क के अलावा स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के 2 देश यानी नॉर्वे और स्वीडन आता है, ठीक है। ये जो रैंकिंग में हमेशा ये लोग टॉप करते हैं, क्लास की टॉपर है, फर्स्ट टॉपर, सेकेंड टॉपर और कभी कभी नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे भी, ठीक है, थर्ड टॉपर, ठीक है। तो 1 2 3 स्थान पे हर रैंकिंग में इन्हीं लोगों का रहता है, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री की बात करेंगे, स्कैंडिनेवियाई कंट्री का तो डेनमार्क है उसमें, ठीक है, उसमें स्वीडन शामिल है, उसमें आपका नॉर्वे शामिल है, पोलैंड उसमें नहीं आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे नॉर्डिक नेशन, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्कैंडिनेवियाई होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें इसको याद करने का सबसे तरीका है, ठीक है, स फॉर स्वीडन, ठीक है, ड फॉर डेनमार्क और न फॉर नॉर्वे, ठीक है, नाम से पता चलता है। एक नेशन जो आता है नॉर्डिक, कौन सा नेशन आता है, नॉर्डिक। अब देखिए जब फिनलैंड आइसलैंड, ठीक है, फिनलैंड आइसलैंड और फरो आइसलैंड के समूह को, ठीक है, जमीन से जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें आप क्या क्या जुड़ेगा, फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, आइसलैंड, एक होता है फिनलैंड आइसलैंड, ठीक है, और एक फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, एक होता है फरो आइसलैंड, तो उसको रहने दीजिए, ठीक है। सबको जब जोड़ेंगे इसमें 3 + 2 1 होगा, 5 हो जाएगा, हालांकि 6 होता है, फरो आइलैंड्स भी होता है, तो जोड़ने पे क्या बनेगा, नॉर्डिक बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्कैंडिनेवियाई है और इसमें फिनलैंड और क्या बोलते हैं इसको, फिनलैंड और इसको आइसलैंड को जोड़ेंगे तो नॉर्डिक नेशन हो जाएंगे, ठीक है।
संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात कौन है? ठीक है, 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। तो अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमान है, ठीक है, अल कुवानी है, और फुजैरा है, और रास अल खैमा है, जो कि 1971 में शामिल हुआ था। ये सारे अमीरात है। सारे अमीरात जब मिलते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात बनाते हैं, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अमीरात है। कितने अमीरात है? सातों अमीरात के मिलने के बाद संयुक्त अरब अमीरात मिलते हैं। मतलब आज से बहुत साल पहले जब ब्रिटिश जब वहां पे रूल कर रही थी, तो सातों अमीरात अपना अपना एक अलग अलग राज्य हुआ करता था। ठीक है, फिर सारे आपस में मिल गए और सबने मिलकर क्या बना दिया? तो एक देश बना दिया। ठीक है, जैसे अमेरिका की बात करेंगे, जहाँ पे अमेरिका आप देश देख रहे हो, कभी वो 13 छोटा छोटा उपनिवेश था। ठीक है, 13 अलग अलग उपनिवेश था, 13 को जोड़कर, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका बना। तो जहां पर भी संयुक्त लगा हुआ है, ठीक है, या फिर जहां पर भी संघ लगा हुआ है, तो समझिए वो सब क्या है, आपस में मिलकर मतलब क्या करते हैं, एक यूनिटी का निर्माण निर्माण करते हैं। भारत के बारे में बोलते हैं इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत में यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत भी बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, उसी तरह ये सब भी है। समुद्र और महासागर जैसे दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले, ठीक है, पानी के संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में इंग्लिश में आए थे इस्थमस, इसी को बोलते हैं ना, इस्थमस। नहीं, है? वो तो दो जल निकाय वाला तो स्ट्रेट है ये। इस्तीमत तो लैंड को जेड करेगा ना। इसको स्टेट बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोनेशिया। ठीक है, कैरोलिन द्वीप समूह में 600 से अधिक द्वीपों और टापुओं से बना एक देश है। तो माइक्रोनेशिया कहाँ पे स्थित है? अभी जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। देखिए, माइक्रोनेशिया पे एक क्वेश्चन आया था ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पश्चिमी प्रशांत सागर में है। तो माइक्रोनेशिया से ऊपर क्या क्वेश्चन था? अभी ऊपर था ना ये, दक्षिणी चीन सागर, जिसका आंसर लिया था, तो माइक्रोनेशिया के पास ही है। ठीक है, मार्शल ध्यान में द्वीप। रखेंगे। ठीक, हाँ इसी के आसपास है। मार्शल मार्शल द्वीप। टापू की बात करेंगे तो इसी के आसपास है। ठीक है, मार्शल। अब चलेंगे यहाँ पे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों में पश्चिम में पलाऊ गणराज्य स्थित है। ठीक है, यह कैरोलिन द्वीप समूह में भी, और पूरब में मार्शल द्वीप गणराज्य है। ठीक है, तो पूरब में क्या है? इसी के पूरब में मार्शल द्वीप आपको देखने को मिलता है। माइक्रोनेशिया के आसपास ही है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला याद करवा दूं। भूकंप एक वैश्विक खतरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले लेता है। और इस संदर्भ में भूकंप से होने वाले विनाश एवं क्षति की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो स्थानीय भूविज्ञान पे, जोखिम प्रबंधन उपाय पे, ठीक है, दिन का वह समय जब ये घटित हुआ, उपरोक्त सभी पे बहुत मैटर करता है। अगर भूकंप अगर रात में अगर आती है, बहुत ही विनाशकारी भूकंप, तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे जाएंगे, क्योंकि रात में तो सब क्या होगा, घर में होगा। अगर भूकंप अगर मान लीजिए 12 1 बजे 2 बजे के आसपास आता है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग काम पे गए होंगे, बच्चे स्कूल गए होंगे कि नहीं होंगे? तो वैसे कंडीशन में जोखिम कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये भी मैटर करता है, सर समय क्या है, टाइमिंग क्या है, उसके बाद जोखिम प्रबंधन उपाय क्या है। अब मान लीजिए जैसे भूकंप को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन भूकंप आने के बाद उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, प्रबंधन कैसा होना चाहिए, वो हमारे हाथ में होता है। तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है, अगर प्रबंधन अगर काफी अच्छा है तो ये मैटर करता है। तो दूसरा नंबर भी सही है। स्थानीय भू विज्ञान कैसा है? ठीक है, मतलब वहाँ का भू विज्ञान कैसा है, बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होने वाला क्षेत्र है फिर कम है, ये भी मैटर करता है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। यह यह आम बात है। ठीक है, यह आम बात है कि जब हवाएं, ठीक है, अश्वाक्षांशों में प्रवेश करती है तो अलग हो जाती है और धुओं की ओर मतलब बहने लगती है। ठीक है, अश्वाक्षांश लगभग कहाँ स्थित होता है? ठीक है, तो अश्वाक्षांश की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नारगोनो काराबाख, चर्चा में बड़ा जगह, बहुत चर्चा में, हमेशा क्षेत्र में काफी हिंसा दिखी जाती है, एक विवादित क्षेत्र है। किसके किसके बीच में विवाद है? तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या है? विवाद है। ठीक है, चर्चा में, क्योंकि अर्मेनिया को हमने हथियार भी बेचा है, तो अजरबैजान ने बोला संभल जाने के लिए, मतलब हमें धमकी दे रहा था, मतलब बताइए। ठीक है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये काफी विवादित चीज है, मतलब समझ लीजिए आर्मेनिया और अजरबैजान का ये कश्मीर है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना? तो हालांकि कश्मीर तो हमारा है, फिक्स है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में इस जगह को लेकर कभी आर्मेनिया का अधिकार होता है और कभी अजरबैजान का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो कश्मीर से तुलना करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बता देता हूँ, जितना कश्मीर में विवाद नहीं, उससे ज्यादा यहाँ पे विवाद है। ठीक है, मतलब यहाँ के लोगों का स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब किस देश के नागरिक है उनको कुछ पता नहीं रहता। हो सकता है एक साल अर्मेनिया के रहे, अगले साल अजरबैजान के हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे है। और दिक्कत क्या है, अजरबैजान जो है एक मुस्लिम राज्य है। ठीक है, मतलब मुस्लिम देश है,
इस्लामिक राज कह लीजिए। और आर्मेनिया की बात करेंगे तो ईसाई देश है, तो इसीलिए ईसाई देश होने के नाते आर्मेनिया को सपोर्ट रूस करता है और अजरबैजान को सपोर्ट तुर्की करता है। ठीक है, दोनों को दोनों, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की बात करेंगे तो दोनों को दोनों मतलब है 1998 में जब रूस का जो कॉलेशन जब टूटता है, रूस का जब विखंडन होता, सॉरी यूएसएसआर का विखंडन, उसी में से दोनों के दोनों देश पैदा होते हैं। ठीक है, आर्मेनिया को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हथियार वगैरह हम लोग इसको बेच देते हैं। रीजन क्या है, इसको तुर्की सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है अजरबैजान को। ठीक है, और भी मतलब ईरान वगैरह भी सपोर्ट करता है क्योंकि मुस्लिम नेशन है, इसी वजह से। ठीक है, अब चलेंगे राफा सीमा, जिसे हाल में खबरों में देखा गया किसके किसके बीच है। राफा बॉर्डर जो था एकमात्र ऐसा रास्ता जिस रास्ता को पकड़ के लोग जो है सो मिस्र जा सकता है। ठीक है, राफा सीमा खुलने से, ठीक है, जो फिलिस्तीनी जो शरणार्थी जो कहाँ जा सकते हैं, मिस्र जा सकते थे। राफा बॉर्डर जो है मिस्र के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो मिस्र के जाएंगे तो कैसे जाएंगे मिस्र, तो फिलिस्तीन और मिस्र के बीच में। ठीक है, क्या है, फिलिस्तीन के मिस्र के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखना, फिलिस्तीन और मिस्र के बीच में है ये। ठीक है, लेकिन ये फिलिस्तीन और मिस्र के बीच में, लेकिन कंट्रोल की बात करेंगे तो इजराइल ने इस पर कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, और एक तरफ से उसका कंट्रोल है, एक तरफ से इसका कंट्रोल है। ठीक है, इजिप्ट का है, इजिप्ट का है, एक तरफ से इजराइल का है। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग या राफा क्रॉसिंग पॉइंट मिस्र और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी के एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। यह मिस्र फिलिस्तीनी सीमा पर स्थित है। हाल में ही इजरायली सेना ने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच राफा सीमा पर नियंत्रण कर लिया और इसे अपने टैंकों से दक्षिणी गाजा शहर पे राफा में ढकेल दिया। राफा क्रॉसिंग बंद होने के से गाजा पट्टी तक सहायता पहुंचाने में बाधा है, जिससे मानवीय संकट और भी बढ़ गया, क्योंकि इसी रास्ते से क्या हो रहा था, मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्थलीय ग्रह, ठीक है, जोबियन ग्रहों की तुलना में धीमी गति से घूमते हैं। स्थलीय ग्रहों में जोबियन ग्रहों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया भी इसका सही क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है केवल एक सही है। ठीक है, 23 की बात करेंगे तो 23 का आंसर क्या है, एक सही है। ठीक है, स्थलीय ग्रह जोबियन ग्रहों की तुलना में धीमी गति से घूमते हैं, सही है। और स्थलीय ग्रहों में जोबियन ग्रहों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण होता है, ये कथन की बात करेंगे तो गलत है, पहला वाला आपका क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, सूर्य के निकट सौर हवा सबसे तीव्र होती है, इसलिए इसे स्थलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुरू का 4 जो होता है स्थलीय ग्रह होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ गया ना, 4 गो बाद वाला जो क्या होता है, जोबियन ग्रह आता है। ठीक है, चलिए, तो स्थलीय ग्रह जोबियन ग्रहों की तुलना में धीमी गति से घूमते हो तो ठीक है, स्थलीय ग्रह जोबियन ग्रह की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण होता है। तो सूर्य के पास है तो ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का एकमात्र नदी बेसिन है जिसकी 3 सहायक नदियां 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या है, अमेजोन आंसर है। ठीक है, क्या नंबर है इसका, इसका आंसर क्या है, अमेजोन है। ठीक है, अमेजोन की बात करेंगे तो ध्यान में, अमेजोन दुनिया की एकमात्र नदी बेसिन है जिसकी 3 सहायक नदी, जिसकी लंबाई 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, वो तीनों नदी का नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक का नाम है पुरुष, पुरुष क्या नाम है, एक का नाम क्या है, पुरुष। अब आते हैं पुरुष के अलावा की बात करते हैं, तो एक का नाम पुरुष के अलावा हो गया आपका जुरुआ, क्या नाम है इसका, जुरुआ। ठीक है, और उसके बाद हो गया मदिरा। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, तीनों की लंबाई की बात करेंगे तो 3000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मदिरा की लंबाई 3352 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी है, लेकिन यह अभी भी मिसौरी नदी के बाद दूसरे स्थान पर आती है, जो 3726 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर पूछा जाएगा दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी कौन होगा, तो मिसौरी नदी हो जाएगा। कौन सी नदी, मिसौरी नदी की बात करेंगे तो दुनिया की सबसे मतलब क्या है, लंबी सहायक नदी है। ठीक है, लंबाई मिसौरी की कितनी है, 3726 नंबर पे, 3726 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब मदिरा की बात करेंगे तो मदिरा की लंबाई कितनी है, तो मदिरा की लंबाई 3352 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3352 किलोमीटर के साथ ये दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी, तो अमेजोन की सहायक नदी। ठीक है, पुरुष की बात करेंगे, जुरुआ की बात करेंगे, मदिरा की बात करेंगे, तो सबके सब सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी, सबके सब अमेजोन की सहायक नदी है। सबकी लंबाई की बात करेंगे 3000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे तो अभी आपकी अमेजोन ही होती है, हालांकि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है। ठीक है,
तो ध्यान रखें महासागर की गहराई पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो महासागर की गहराई पर निर्भर करती है। सुनामी तरंगे की गति किस पे निर्भर करती है? तो महासागर की गहराई पे। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं। समुद्र की गहराई में सुनामी लहरें की ऊंचाई में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे गहरे अंतर्देशीय यात्रा करती है समुद्र की गहराई कम होने के साथ साथ अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है, ठीक है। जैसे ही सुनामी समुद्र या महासागर के गहरे पानी से निकलती है और उथले पानी में फैलती है, यह बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे पानी की गहराई कम होती है सुनामी की गति कम होती है, ठीक है। अब आता है देखेंगे हाल ही में पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूसंकलन हुआ। इस संदर्भ में पापुआ न्यू गिनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पापुआ न्यू गिनी काफी चर्चित है, काफी लोग वहां पे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी के बाद ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ध्यान में रखिए गलत है। यह अपने सक्रिय ज्वालामुखी और घने वर्षा वनों के लिए जाना जाता है, तो ये आपका सही है, ठीक है। अब बात करें पपुआ न्यू गिनी के बाद दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, कहाँ पे है? पपुआ न्यू गिनी की बात करेंगे तो कौन सा है? दक्षिणी, साउथ वेस्ट, ठीक है। कौन सा? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर में है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताए निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना, ठीक है। वे धूल, चट्टान और बर्फ से बने और मंडल के निर्माण में बचे हुए अवशेष होते हैं, ठीक है। ये धूल और बर्फ से बने पिंड और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ध्यान में रखिएगा। वे अपनी लंबी पूंछ, ठीक है, और बहती पूंछ के लिए जाने जाते होते। किसके बात हो रही है? पूंछ से तो पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। धूमकेतु के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसके बारे में? धूमकेतु के बारे में बात करें। एक हमारी धूमकेतु जिसका नाम है हेली, ठीक है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखती है ये? ठीक है, तो 76 वर्षों के बाद नजर आती है, ठीक है। अब कब दिखने वाली है ये? 2021 में 62। कब दिखने? 2062 में दिखने वाली है, तो चेक कर लीजिए तो हेली धूमकेतु अब कब दिखेगी। हालांकि 76 वर्षों में दिखती है, और लास्ट टाइम कब दिखी थी वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है धूमकेतु के बारे में, ठीक है। माउंट एटना जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है, 2023 की शुरुआत में लगातार फट रहा है, ठीक है। माउंट एटना कहाँ स्थित है? तो माउंट एटना ध्यान में रखेंगे कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एटना आपको इटली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माउंट एटना की बात करेंगे, माउंट सिसिली की बात करेंगे, सबके सब कहाँ पे है? इटली में ही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो माई वेरी एडुकेटेड मदर, माई वेरी एडुकेटेड, मतलब क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा, मतलब 1 एंड मतलब इधर ये वाला, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब चलेंगे देखेंगे, और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता था? एस्ट्रॉइड में क्षुद्र ग्रहों की मतलब पट्टी पाई जाती है। अब चलेंगे, जोबियन का अर्थ क्या होता है? बृहस्पति जैसा, इसलिए बृहस्पति के नाम से भी 4 गो प्लैनेट का नाम है, ठीक है। अब चलेंगे, तापमान परिवर्तन से प्रेरित चट्टानों के विस्तार और संकुचन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो तापमान परिवर्तन से प्रेरित चट्टानों के विस्तार और संकुचन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या बताएंगे? ठीक है, उसको मतलब एक्सोफोलिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो एक्सफोलिएशन कहा जाता है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। निम्नलिखित भू आकृति विज्ञानियों में निम्नलिखित भू आकृति विज्ञानियों में किसने भू आकृति विकास के सबसे पहले लोकप्रिय सिद्धांत को यह बताते हुए प्रतिपादित किया कि एक समावधि होती है, ठीक है, जिसके दौरान एक ऊंचा भूभाग भूमि स्कल्पचर की प्रक्रिया द्वारा अपने परिवर्तन से गुजरता है और अंत में निम्न सुविधाहीन मैदान में बदल जाता है। किसने बताया था ये बताया था, किसने बताया? इसका नाम है विलियम मॉरिस डेविस। क्या नाम है इसका? विलियम मॉरिस डेविस ने मतलब ये कथन कही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते, ईस्ट पैसिफिक राइज। ईस्ट पैसिफिक राइज एक मध्य महासागरीय कटक है जो पूर्वी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस संदर्भ में पूर्वी प्रशांत राइज प्रशांत प्लेट को किससे अलग करता है? ठीक है, कोकेस प्लेट से, नाजका प्लेट से, अंटार्कटिक प्लेट से। क्या आंसर होगा इसका? तो ध्यान रखें, इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर दिया है डी, ठीक है। इसका आंसर लिया 32 का आंसर लिया डी, मतलब कोकेस प्लेट भी है, ठीक है, नाजका प्लेट भी है, अंटार्कटिक प्लेट भी है, सबके सब आंसर इसका लिया है, ठीक है। तो ईस्ट पैसिफिक राइज एक मध्य महासागरीय कटक है
जो पूर्वी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस संदर्भ में पूर्वी प्रशांत प्लेट को किससे अलग करता है? तो ध्यान रखिए क्या इसका आंसर होगा, कोकेस प्लेट, नाजका प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, सबके सब सही है, ठीक है। और 69 बीपीएस में प्रश्न में निम्नलिखित में से किसके स्थलन के भौगोलिक चक्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो उसके आंसर होगा W.S. डेविस। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक की बात करेंगे तो क्या होगा, बेरिंग सागर। क्या हो जाएगा, बेरिंग सागर की बात करें। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब क्या है, सबसे नजदीक है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री मध्याह्न रेखा, ठीक है, बेरिंग सागर से होकर गुजरती है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान में रखना है, मध्याह्न, ठीक है, ध्यान में, मध्याह्न रेखा कहाँ से, बेरिंग सागर से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आते हैं प्राचीन सरीसृप मेसोजोइक के जीवन केवल दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका हजारों किलोमीटर महासागर द्वारा अलग किए गए हैं। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए संभावित स्पष्टीकरण हो सकता है? ठीक है, तो संभावित स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या है, बी है। दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों कभी पैंजिया नामक एक ही महाद्वीप का हिस्सा थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये सिद्धांत की बात करेंगे तो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत के आधार पे मतलब ये बातें कही गई है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलता है हरमट्टन का अर्थ है डॉक्टर, शुष्क और धूल भरी उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहाँ चलती है? इसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन कहाँ पे चलती है? तो ध्यान रखिए, हरमट्टन की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कहाँ पे चलता है, तो पश्चिमी अफ्रीका में हरमट्टन चलता है। और जब चलता है तो मतलब बॉडी पेन वगैरह ये सब क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आप चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपक्षय के लिए सही है? ठीक है, ये चट्टानों के खनन और उत्खनन में सहायता करता है, ये खनिजों की वृद्धि और सांद्रता में मदद करता है, ये मिट्टी को समृद्ध करता है, ठीक है। तो क्या अपक्षय मिट्टी को समृद्ध करेगा? सही है, ठीक है, यह खनिजों, एक मिनट, ठीक है, सुनिए एक मिनट, ठीक है, यह चट्टानों के खनन और उत्खनन में सहायता करता है, ये सही है, ठीक है। यह खनिजों की वृद्धि और सांद्रता में मदद करता है, ये भी सही है, ठीक है। और ये मिट्टी को समृद्ध करता है, ठीक है, यह मिट्टी को समृद्ध करता है, तो इसमें इसके अलावा अपक्षय लगातार मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देता है और मिट्टी को समृद्ध करता है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही, सारे के सारे ऑप्शन सही दिया। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ग्रह के आकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पृथ्वी का ग्रह का आकार कैसा है? तो भूआकृत जियोड है। कैसी है? ध्यान रखें, भूआकृति मतलब जियोड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1930 के दशक में प्रतिपादित किया कि मेंटल की संवहन धाराओं की संभावना है जो थर्मल अंतर पैदा करने और रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, किसका है बताइए? ठीक है, ध्यान रखें, बात करें किसका सिद्धांत है, आर्थर होम्स, ठीक है, किसका सिद्धांत है? ध्यान रखें, आर्थर होम्स का ये सिद्धांत है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना, आग्नेय चट्टान कोयले और पेट्रोलियम का अच्छा स्रोत है। ग्रैबो, ठीक है, गैब्रो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से अगर देखें तो इसका आंसर क्या है, केवल 2 सही है, ठीक है। कैब्रो आग्नेय चट्टानों का एक उदाहरण है, ये सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी पहला वाला बात करेंगे तो ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान में, पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे गलत है, ठीक है। आग्नेय चट्टान कोयले और पेट्रोलियम का अच्छा स्रोत नहीं मानी जाती क्योंकि ये स्थिरीकृत नहीं होती, ठीक है, उनमें जीवाश्म नहीं होते, ठीक है। आग्नेय चट्टानें अपक्षय की प्रति प्रतिरोधी होती है, जिनमें महीन से लेकर मोटे, ठीक है, महीन से लेकर मोटे दाने वाली बनावट होती है, ठीक है। ये गलत है, ये आपका सही है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। पृथ्वी के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है। पृथ्वी की तुलना में समुद्र के ऊपर तापमान में, ठीक है, अधिक भिन्नता होती है, ठीक है। बताना कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखेंगे कोई भी कथन नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आप जाएंगे तो क्या होगा, तापमान मतलब क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अक्षांश तापमान को प्रभावित करने के लिए प्राथमिक कारणों में से एक है। जैसे जैसे कोई भूमध्य रेखा से दूर जाता है तापमान गिरता जाता है क्योंकि क्षेत्रों में कम धूप निकलती है। इसके पीछे का कारण है पृथ्वी का आकार, ठीक है, ध्यान में रखना। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है। इस प्रकार सभी स्थानों पर समान मात्रा में सूर्य की रोशनी या उष्मा प्राप्त नहीं होती। यह मंडल नीचे से स्थलीय विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, इसलिए समुद्र तल के पास स्थानों के ऊंचाई पर स्थित स्थानों की तुलना में अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। तापमान आमतौर पर बढ़ती ऊंचाई के साथ मतलब घटता है।
तो ये तो पहला वाला गलत हो गया। तापमान को प्रभावित करने वाले एक अन्य कारण समुद्र के संबंध में किसी स्थान का भी है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। ये क्या हुआ, अब चलते हैं आगे, ठीक है। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण है कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण है कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। तो बात करेंगे क्या है, तो इसके गोलाकार क्षितिज होना, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त होना, चंद्र ग्रहण, सारे के सारे कारण जो है जिसे पता चलता है पृथ्वी क्या है, तो क्या है, गोलाकार है, ठीक है। तटीय भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र के नीचे ढलने के कारण जलमग्न तटरेखाएं बनती हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे तो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण उभरने वाली तटरेखाएं बनती है, ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं, दोनों को दोनों गलत है। अब गलत क्या है उस पर देखते हैं। समुद्र के नीचे ढलने का जलमग्न तट रेखाएं बनती, गलत है, ठीक है। जलमग्न तट रेखाएं भूमि के डूबने या समुद्र के बढ़ने के कारण बनती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समुद्र के नीचे ढलने के कारण नहीं, ठीक है, भूमि के बढ़ने के कारण बनती है, ठीक है, जिसमें रिया तट होता है, फ्योर्ड तट होता है, मुहाना तट होता है और डालमेशियन या फिर अनुदैर्ध्य तट शामिल है। इसलिए कथन एक सही नहीं। उभरने वाली तटरेखाएं भूमि के उत्थान या समुद्र के स्तर में गिरावट के कारण बनती है। वो एक कम आम है और उन्हें ऊपर उठे हुए निचले तट और उभरते हुए ऊपरी तट द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए कथन दो भी सही नहीं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाद्वीपीय शेल्फ के लिए सही है। ढलान की खड़ी ढाल की विशेषता रखते हैं, ध्यान रखेंगे। उनके पास दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने का मैदान है, ठीक है, तो बताना कौन सा कथन सही, तो केवल इसका सही जो है डू सही है, ठीक है। उनके पास दुनिया के सबसे समृद्ध, ठीक है, मछली पकड़ने के मैदान है, ये आपका सही है, ठीक है। वे ढलान की खड़ी ढाल की विशेषता रखते हैं, तो गलत है, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ महासागर की सबसे उथला हिस्सा होता है जो औसतन 1 डिग्री या उससे भी कम ढाल दिखाता है। शेल्फ आमतौर पर बहुत खड़ी ढलान का पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ ब्रेक कहा जाता है, इसलिए कथन एक गलत है, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। अब कुछ स्थानों पर जहां तट अत्यधिक पहाड़ी है, महाद्वीपीय शेल्फ पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, ठीक है। और साथ में बात करें, ये जो महाद्वीपीय शेल्फ दुनिया भर में तेल भंडार का भी प्रमुख स्रोत है। महाद्वीपीय शेल्फ दुनिया में सबसे समृद्ध मछली पकड़ने का मैदान, जैसे न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक हो गया, उत्तरी सागर और मुंडा शेल्फ हो गया, ठीक है, सबके सब मछली के लिए पकड़ने के लिए जगह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। कोरियोलिस प्रभाव कई बड़े पैमाने पर मौसम पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। इस संदर्भ में कोरियोलिस बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा के साथ, ये पृथ्वी के परिक्रमा के कारण होता है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत लिया है, ठीक है, ध्यान रखें, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। यह दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के साथ दाईं ओर मुड़ जाता है, ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान में रखें। यह पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखेंगे गलत ये क्यों, ठीक बाईं ओर मुड़ है, जाता है, घूर्णन के कारण होता है। हाँ ठीक है, आप देखें गलत क्यों। कोरियोलिस प्रभाव की कुंजी पृथ्वी के घूमने में नहीं थी, विशेष रूप से पृथ्वी ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक तेजी से घूमती है, ठीक है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर चौड़ी है, इसलिए 24 घंटे की अवधि में एक चक्कर काटने के लिए भूमध्य के क्षेत्र लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमते हैं। ध्रुवों के पास पृथ्वी धीमी गति से 0.00008 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। कोरियोलिस बल एक स्पष्ट बल है जो उत्तरी गोलार्ध के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवाओं के मोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर नहीं होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बाईं ओर होगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बाईं ओर होगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दाईं ओर होगा, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमा के कारण होता है, तो ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखें पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो एक प्रभावी कोरियोलिस, ठीक है, बल का परिणाम क्या है, तो पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। SSC9 बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा था। अब आते हैं उपयुक्त में से कौन सा गर्म स्थानीय हवाओं का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिए कौन नहीं है, तो ध्यान में रखना है, तो मिस्ट्रॉल नहीं है, ठीक है। मिस्ट्रॉल की बात करेंगे तो ये ठंडी है, ठीक है, क्या है, कोल्ड है, ठीक है। बाकी लू की बात करेंगे, चिनूक की बात करेंगे तो लू तो अभी चलेगा ही कुछ दिन में, चलना भी शुरू हो गया। फोहन की बात करेंगे तो सबके सब क्या है, तो सबके सब गर्म है। निम्नलिखित कथनों विचार के बृहद ज्वार के दौरान सूर्य और परिक्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ठीक है। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है, ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट
सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये दूसरा वाला सही, ठीक है। बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतराल होता है ये सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, इन्हें स्प्रिंग ज्वार के नाम से जाना जाता है। बृहद ज्वार 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या। इसलिए कथन की बात करेंगे एक गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कथन एक की बात करेंगे गलत है, ठीक है। अब चलते हैं, देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। जनवरी माह में भूमध्य रेखा से सूर्य की स्पष्ट दक्षिण दिशा की और गति का परिणाम क्या होता है, ठीक है। जनवरी महीने की बात हो रही है, ठीक है। तब बात करें क्या होता है विश्वत, ठीक है, ध्यान रखें, विश्वत रेखीय निम्न दाब पेटी मध्य विश्वत रेखीय स्थिति के दक्षिण की ओर खिसक जाती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाली कोशिकाएं दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की ओर केंद्रित होती है, ठीक है। तो कौन सा सही, तो ध्यान रखिएगा इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तापमान के उत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है। तापमान उत्क्रमण के कारण पृथ्वी अपने ऊपर से हवा की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, तो ये आपका कथन की बात करेंगे, आपका गलत लिया है, बाकी सारे के सारे कथन सही है, ठीक है। तापमान के उत्क्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो तापमान उत्क्रमण के कारण पृथ्वी अपने ऊपर की हवा की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, ये आपका गलत है, ठीक है। अब आते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के नाम से भी जाना जाता है। इस संदर्भ में पश्चिमी कॉर्डिलेरास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सही नहीं है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका है डी, मतलब 2 और 3 इसका सही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मतलब सही नहीं कौन कौन है, तो इसमें इसमें कई समानांतर श्रेणियां पाई जाती है, ये तो आपका सही है। पश्चिमी कॉर्डिलस में आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय ज्वालामुखी अनुपस्थित है मतलब है, ये गलत है, ठीक है। यह महाद्वीप की पूरी लंबाई के पूर्व से पश्चिम की तक फैला हुआ, तो ये भी आपका गलत है। बाकी पहला वाला स्टेटमेंट क्या है सही, इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको सोल्यूशन पढ़िए, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के दबाव पेटिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पृथ्वी पर दबाव पेटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियों को डोल्ड्रम कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट क्षेत्र की विशेषता तेज हवाओं द्वारा भारी वर्षा होता है, ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पृथ्वी के दबाव पेटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियों को डोल्ड्रम कहती है, तो सही है। बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात गलत है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट, ठीक है, क्षेत्र की विशेषता तेज हवाओं और भारी वर्षा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये वाला बात करेंगे तो 50 का आपका ये गलत है, बाकी पहला नंबर सही है, ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करें। क्षोभ मंडल का संपूर्ण वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान समाहित होता है। धूल के कणों की सर्वाधिक सांद्रता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बताना कौन सा सही है, ठीक है। 51 का कौन सा सही, तो केवल पहला वाला सही है, ठीक है। क्षोभ मंडल के संपूर्ण वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान समाहित होता है, ये सही है। और धूल के कणों की सर्वाधिक सांद्रता भूमध्य के क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी पहला वाला की बात करेंगे सही है, ठीक है। भूमध्य रेखीय या ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में शुष्क हवाओं के कारण उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूल कणों की सांद्रता अधिक होती है। इसे कथन 2 की बात करेंगे, गलत है। अब आते 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। महासागरीय जल में तापमान भिन्नता के संदर्भ में, ठीक है, थर्मोक्लाइन परत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। थर्मोक्लाइन परत में तापमान में तेजी से कमी आती है, ठीक है। इसे महासागरीय त्वचा के रूप में भी जाना जाता है। थर्मोक्लाइन की गहराई और क्षमता पूरे वर्ष में स्थिर रहती है, ठीक है। बताना उपयुक्त में से कौन सा क्वेश्चन की बात करेंगे सही है, ठीक है। तो केवल आपका एक सही, ठीक है। थर्मोक्लाइन परत में तापमान में तेजी से कमी आती है, तो सही है, ठीक है। जब तेजी से जब कमी आएगी तो पूरे वर्ष भर में सही कैसे रहेगा, दोनों में से कोई एक ही कथन सही हो सकता है। इसे महासागरीय त्वचा के रूप में जाना जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसको थर्मोक्लाइन सतह पर गर्म मिश्रित पानी और नीचे ठंडे गहरे पानी के बीच में संक्रमण होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या है, महासागर के ऊपरी सतह पर, ठीक है, एपीपेलाजिक जोन कहा जाता है और इसे कभी कभी महासागरीय त्वचा पे सूर्य के प्रकाश के रूप में भी संदर्भित करते हैं। थर्मोक्लाइन को नहीं, ठीक है, एपीपेलाजिक जोन को मतलब क्या बोलता है, महासागरीय त्वचा कहा जाता है, ठीक है। आप चलेंगे इसका केवल एक से। निम्नलिखित टेक्टोनिक प्लेट पे विचार कीजिए, ठीक है। कोकोस प्लेट, नाचगा प्लेट, ठीक है, कैरेबियन प्लेट। उपर्युक्त प्लेटों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही रूप से व्याख्या करना है, तो क्या बताएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर है,
तो इसका आंसर बी है। सबसे पहले क्या लेगा, तो सबसे पहले नाचगा प्लेट आएगा उत्तर में, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कोकोस चलेंगे, और उसके बाद कैरिबियन चलेंगे जो कि सबसे दक्षिण में होगा। ठीक है, सॉरी क्या था, तिरपन का बी है ना। सबसे पहले कैरिबियन प्लेट होगा, फिर कोकोस होगा, फिर मतलब नाचा होगा। ठीक है, ध्यान में हम ऐसे बता दिए थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डेन्यूब नदी के लिए निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद करेंगे, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यह कैप्सियन सागर में गिरती है। तो 2-3 सही, बाकी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से नहीं निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह पश्चिमी जर्मनी है, यह पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से निकलती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो कैप्सियन सागर में गिरती है तो गलत है ना, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी नदी तो वोल्गा है ना, ये आपका सही है। कैप्सियन सागर में नहीं गिरती, कहाँ पे गिरती है, काला सागर में गिरती है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर बोला गलत पूछ रहे हैं तो ये सही है, मतलब ये दोनों गलत है। ठीक है, मतलब ये गलत है और ये वाला आपका सही है, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी के, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बाकी ये क्या है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। अरे क्यों नहीं चल रहा पेन यार। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अब बात करेंगे डेन्यूब के बारे में। बात करेंगे तो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मतलब क्या है, नदी है। ठीक है, अब ये अपने बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, स्लोवाकिया से गुजरती है, हंगरी से गुजरती है, कोर्सिया से गुजरती है, सर्बिया से गुजरती है, बुल्गारिया से गुजरती है, रोमानिया से गुजरती है, मोल्डोवा से गुजरती है, यूक्रेन से होकर गुजरती है। ठीक है, और बहुत सारे देशों की राजधानी जो है डेन्यूब के किनारे है। ठीक है, तो इसको राजधानी के किनारे बसे शहरों के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत सारे शहर जो है तो इसके किनारे आपको बसे हुए आपको दिखते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे इसके बारे में, डेन्यूब के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर में अग्नि वलय पर स्थित है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के अग्नि वलय पर स्थित की बात है, फिलीपीन ट्रेंच है, मध्य अमेरिका ट्रेंच है, और साथ में जापान में। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो भूकंप खूब आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे। कोरल के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कोरल अकशेरुकी प्राणी है। ठीक है, कठोर कोरल केवल शाकाहारी होते हैं। कोरल के जीवित रहने के लिए गर्म पानी और धूप आवश्यक शर्तें हैं। बताना 56 का कौन सा स्टेटमेंट है, तो केवल एक वाला सही है। ठीक है, तो केवल एक पहला वाला सही है। ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, कोरल एक अकशेरुकी। ठीक है, कोरल की बात करेंगे तो कोरल ध्यान में रखना है। तो कोरल एक अकशेरुकी प्राणी, ये तो आपका सही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोरल एक जो कि कोरल एक अकशेरुकी प्राणी है, जो कि निडेरिया नामक रंगीन और आकर्षक जानवरों के एक बड़े समूह से संबंधित, इसलिए कथन एक सही। कोरल मांसाहारी होते हैं। ठीक है, कोरल शाकाहारी नहीं होता है। कोरल क्या होता है, मांसाहारी होता है, जो कि मतलब किसको खाते हैं, तो जो प्लांटन को खाते हैं। भोजन करते समय मूंगा पॉलिप अपने जाल को अपने शरीर से बाहर फैलाता है और उन्हें पानी की धारा में तरंगित कर देता है, जहां उसका सामना छोटी मछली, प्लवक या फिर अन्य खाद्य कणों से होता है, इसलिए कथन दो गलत है। गर्म पानी या धूप मूंगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक शर्त है, लेकिन ये पूर्वापेक्षा नहीं है। ठीक है, गहरे पानी में मूंगे मौजूद होते हैं और अपने अस्तित्व के लिए सूर्य के प्रकाश और गर्म पानी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो पूरी तरीके से निर्भर नहीं है। ठीक है, मतलब इसके लिए आवश्यक तो है लेकिन निर्भर नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे बालूका। बालूका स्तूप के लिए निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसका निर्माण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है। रेत की आपूर्ति खराब होने पर, ठीक है, अनुदैर्ध्य टीलों का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, बताना कौन सा सही है, तो ध्यान रखिए एक का दो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों बालूका स्तूप के संदर्भ में बहुत स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बड़े शरीर का आकार, निश्चित प्रवासी मार्ग, खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर पर भोजन करना। ठीक, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता किसी प्रजाति को विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील बनाती है। ठीक है, तो क्या है इसके रीजन, विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील बनाएगी, तो तीनों के तीनों कथन की बात करेंगे। सही है, बड़े शरीर का आकार है, निश्चित प्रवासी मार्ग है, खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषी स्तर पर भोजन करना, सबके सब। अगर ऐसा अगर किसी में रहेगा तो क्या होंगे, वो प्रजाति विलुप्त होने के लिए संवेदनशील है। ठीक है, बड़े शरीर का आकार, बाघ, टाइगर, शेर और हाथी, छोटी आबादी का कम प्रजनन दर, ब्लू व्हेल और विशाल पांडा, खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर पर भोजन से बंगाल टाइगर और वर्ल्ड ईगल। ठीक है, ये सारे के सारे रीजन जो है सो मतलब क्या हो सकता है, विलुप्त होने के लिए।
यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा गर्मी के कुछ महीनों तक ही सीमित होती है। यूरोप वेस्टलिज के क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम में वर्षा भारी होती है और पूर्व की ओर कम होती है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखें, इसका 2 और 3 सही है। ठीक है, ध्यान रखें, यूरोप वेस्टलिज के क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम में वर्षा भारी होती है और पूर्व की ओर कम होती है, तो ये तो सही है। ठीक है, वर्षा गर्मी के कुछ महीने तक ही सीमित होती है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है ये, गलत है। ठीक है, यूरोप का अधिकांश भाग समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, हालांकि इसमें अक्षांशों का ध्यान रखते हुए यूरोप की जलवायु को हल्का बताया गया। ठीक है, राहत समुद्र से इनकी निकटता, पश्चिमी हवाएं और उत्तरी अटलांटिक बहाव जैसे कई कारक यूरोप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यूरोप की बात करेंगे, ध्यान में किधर वेस्टली क्षेत्र में स्थित है, वैसे भी अधिकांश समय हवा दक्षिण पश्चिमी में चलती है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक कोई पर्वतीय प्रणाली नहीं है, इसलिए इन हवाओं के लिए कोई रुकावट नहीं होती। परिणामस्वरूप ये हवाएं भूमि की गहराई में चलती है, तापमान को मतलब क्या करती है, बदल देती है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट या गर्म पानी पश्चिमी यूरोप की समुद्रों को बर्फ मुक्त रखती है। इन धाराओं के ऊपर से बहने वाली पछुआ हवाएं गर्मी को अंतर्देशीय तक ले जाती है। ठीक है, पछुआ हवाएं अपने रास्ते में नमी ग्रहण करती है और अच्छी मात्रा में वर्षा करवाती है। ठीक है, चूंकि अस्थायी हवाएं, इसलिए वर्षा भी पूरे वर्ष काफी अच्छी तरह व्यतीत होती है। ठीक है, मतलब वर्षा आमतौर पर पश्चिम में भारी होती है और पूरब की ओर कम होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, गर्मी के दिनों वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है। ठीक है, मालवा का पठार किसका उदाहरण है। ठीक है, ध्यान, मालवा का पठार से प्रश्न पूछा है। ठीक है, किसका उदाहरण है, तो पिडमोंट पठार का उदाहरण। मालवा का पठार किसका उदाहरण है, तो पिडमोंट पठार का उदाहरण है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की है, तो विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा की बात करेंगे तो कनाडा का है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तटरेखा की बात करेंगे तो किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंने राज्य का नाम नहीं पूछा। ठीक है, अंडमान, तो हम थोड़ी ना बोले सिटी बताने के स्टेट बताना, बोले भारत में सबसे बड़ा तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, राज्य में गुजरात। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अपनी धुरी पे झुकने का परिणाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अपनी धुरी पे झुकने का परिणाम है। ठीक है, ध्यान रखें, क्या हो जाएगा, गर्मी के दौरान उत्तरी गोलार्ध की लंबाई। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 62 कैंसिल लिया सी, मतलब 2 और 3 सही है। ठीक है, गर्मी के दौरान उत्तरी गोलार्ध के दिन की लंबाई दक्षिण के उत्तर की ओर बढ़ती है। दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों के पर विशाल बर्फ की चादर, तो ये आपका सही है। ठीक है, क्या होगा इसका, 2 और 3 होगा। ठीक है, एक स्पॉटलाइट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिना सीमा वाला सबसे बड़ा देश है। मतलब बिना सीमा वाला सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो जापान होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ है 65 बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देखें। ठीक है, आर्द्र भूमियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्द्र भूमि के लिए पूरे वर्ष नदी में पानी पर स्थित प्रभाव प्रदान करते हैं, ये भूजल को रिचार्ज करते हैं, ये जल के बहाव को साफ और शुद्ध करते हैं। बताना क्या सही है। ठीक है, अच्छा बात दिया हो तो सारा का सारा सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, सारे का सारा सही है। ठीक है, ये पूरे वर्ष नदी में पानी पे स्थित प्रभाव प्रदान करते हैं, भूजल को रिचार्ज करते हैं। ठीक है, जल के बहाव को साफ और शुद्ध करते हैं, तो सारे के सारे सही है। आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो बिहार के नागी नकटी ऐसे कुछ है ना, जो भी है, नागी हो गया और नकटी हो गया। ठीक है, तो नागा को मिला है 81 नंबर का और नकटी को मिला है 82 नंबर का। ठीक है, इंडिया में रामसर की संख्या 82 हो गया, बिहार में रामसर की संख्या 3 हो गया। ठीक है, उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, तो टोटल रामसर की संख्या 82 हो गया, बिहार में 3। ठीक है, 2020 में मिला था इसको, क्या नाम है इसका, कांवर ताल को। कांवरताल को 2022 में मिला था। उसके बाद बात करेंगे तो इस साल की बात करेंगे तो ये दोनों को मिल गया। ठीक है, पृथ्वी की क्रस्ट में आने वाला, ठीक है, पृथ्वी की क्रस्ट से आने वाला पिघला हुआ लावा इसकी सतह पर, ठीक है, बेसाल्टिक लावा की क्रमिक परतों पर फैल जाता है। ये जमकर ज्वालामुखी पठार का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी लावा पठार है। बताना क्या सही है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी, कोलंबियन स्नेक पठार। ठीक है, निम्नलिखित में, हाँ, कोलंबियन, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, 64 का सी, ठीक तो हमारा। निम्नलिखित में से किस देश में ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ज्वालामुखी की संख्या की बात करेंगे, सबसे अधिक की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कहाँ पे, तो ठीक है, सभी लोगों का सही है। ठीक है, यूएसए सही होगा। क्या होगा इसका आंसर, यूएसए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा निम्नलिखित में से किस देशों के पास द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में है। ठीक है, मैक्सिमम द्वीप की बात करें इंडोनेशिया में है। अगर सबसे अधिक ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो अमेरिका में। ठीक है, यूएसए के बाद ज्वालामुखी की संख्या 165 है। ठीक है,
उसके बाद आएगा रूस, रूस के पास क्या है 121 है, ठीक है। उसके बाद आएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पास कितना है तो 116 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और द्वीप सबसे ज्यादा किसके पास है तो द्वीप सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। वेस्ट इंडीज गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, ठीक है, बेसिन के दक्षिण भाग में कपास और तंबाकू बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो सही लग रहा है। मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय निचली भूमि केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक भाग में व्यापक पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला वेस्ट तो इंडीज 66 का डी गलत है, ठीक है, 66 का डी गलत है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में आंतरिक भाग में व्यापक पेरी घास पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में तो उत्तरी अमेरिका में पेरी पाया जाता है, ठीक है, तो गलत है। वेस्ट इंडीज में गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मिसिसिपी नदी बेसिन के दक्षिण भागों में कपास और तंबाकू के बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में होता है ये पेरिस का, ठीक है, न कि मतलब दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, ये तो बेसिक चीज था। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों फिर से विकास कीजिए, ठीक है। लॉरेशिया और, ठीक है, गोंडवाना लैंड पैंथालासा का हिस्सा थे, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका केवल 2 सही है, ठीक है। 67 का आंसर क्या है बी, मतलब 2 सही है, ठीक है। बाकी पहला वाला गलत है, ठीक है, पहला वाला क्या है गलत है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे, चलेंगे कौन सा प्रश्न है। ओडेसा बंदरगाह जिसे हाल में ही रूस यूक्रेन के संदर्भ में समाचार पत्रों में देखा, किस बेसिन में स्थित है ओडेसा बंदरगाह। ब्लैक सी में है। काला सागर में है, ठीक है। ओडेसा बंदरगाह कहाँ पे है तो ध्यान रखिए काला सागर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात है 69 नंबर। कास्ट, कास्ट स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट स्थलाकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसकी विशेषता भूमिगत जल निकासी अवस्था है, ठीक है, व्यवस्था। यह उन क्षेत्रों में अधिक गहरा है जहां जल स्तर अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। भारत में कास्ट ज्वालामुखी, भारत में कास्ट स्थलाकृति मुख्यतः उत्तरी बिहार में पाई जाती है, बताना कौन सा सही है। इसके आंसर जो है एक और दो सही है, ठीक है। क्या होता है एक और दो इसका सही है, ठीक है। तो है ही नहीं। बाकी जो ये गलत है, ठीक है। कास्ट एक सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला की बात करेंगे गलत है, ठीक है। भारत में कास्ट स्थलाकृति ध्यान में रखेंगे विंध्य क्षेत्र में मौजूद है, यानी मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम बिहार, ठीक है, जम्मू कश्मीर और कुछ हिस्सों में मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में पाया जाता है। बाकी ध्यान रखेंगे कास्ट ज्वालामुखी की विशेषता भूमिगत जल निकासी व्यवस्था, ठीक है। यह उन क्षेत्रों में अधिक गहरा है जहाँ पे जल स्तर अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। तो बाकी इसका तीसरा गलत है, उत्तर नहीं दक्षिण पश्चिम होगा, बाकी सब सही है। अब आते हैं जियोकॉर्नोलॉजी, वह विज्ञान है जिससे संबंधित है, क्या संबंध है जियोकॉर्नोलॉजी से। तो जियोकॉर्नोलॉजी से चट्टाने, जीवाश्म और अवसाद की आयु का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा तट साझा नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता तो बताएं कौन सा नहीं करता। तो यूक्रेन जो है सो नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं करता था, यूक्रेन नहीं करता। तो बाल्टिक सागर तट के साथ सीमा साझा तो कौन नहीं करता, यूक्रेन नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन, उत्तरी और मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय धारा दक्षिणी अटलांटिक में बहती है, दक्षिणी अटलांटिक में कौन सी बहती है, ठीक है। तो उपायुक्त में से कोई नहीं होगा, 72 का डी है, कोई भी नहीं। क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम भी नहीं है, कुरोशियो भी नहीं है और लेब्राडोर भी नहीं है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागरीय धारा है, ध्यान रखिए ये गर्म और तेज अटलांटिक महासागरीय धारा है जो मैक्सिको के खाड़ी से निकलती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा जललंघु से होकर बैठती है, ध्यान में रखिएगा। कुरोशियो धारा जापान द्वारा उत्तरी महासागर बेसिन के पश्चिम की और उत्तर की ओर बहने वाली गर्म महासागरीय धारा है। लेब्राडोर की बात करेंगे, लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है जो कि आर्कटिक सागर से दक्षिण में लेब्राडोर तट के साथ बहती है और ये ठंडी है, ठीक है। इसका आंसर लिया है 72 का डी। चलिए पढ़िए इसका आंसर क्या होगा। पानी के संदर्भ में बात हो रहा है, 97.5 पानी है, जो 2.5% जो है ताजा पानी, ताजा पानी में सबसे ज्यादा क्या चीज है, ग्लेशियर है, फिर भूजल,
फिर झीलें और पानी, झीलें और नदियाँ अंतिम में वायुमंडल में। 97.5% की बात करें कि जल जो है सो महासागर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर, फिर क्या आएगा, भूजल। इसका आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा बनते रहे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों सही इसमें है। सभी बायोम के बीच सबसे अधिक अस्थायी फसल बायोमास है, ठीक है। इसकी मिट्टी में पोषक तत्वों का भंडार बहुत अधिक होता है, केवल एक सही है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए निम्नलिखित कथनों को तो ये पोषक तत्वों का भंडार नहीं होता। पोषक तत्वों का भंडार क्या होता है, तो कम होता है, ठीक है। चलिए 75 देखिए। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग भूमि द्वारा निर्मित है। विश्व के केवल 1% भूमि पर आर्द्र भूमि है। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वनों से आच्छादित है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका 75 का आंसर जो है ना, बी है, मतलब केवल 3 सही है। ये गलत है और ये भी गलत है। पृथ्वी में कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, 1/3 भाग भूमि द्वारा निर्मित है, गलत किया है, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे, 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4। 3/4 पे समुद्र है, 75% पे समुद्र है, 25% पे भूमि है, ठीक है। अब विश्व का केवल 1% पे बात करेंगे तो क्या है, ठीक है, आर्द्र भूमि तो गलत है, ठीक है। 6% पे, विश्व का लगभग 6% भूमि पर क्या है, आर्द्र भूमि, ठीक है। चलिए, ईंधन की लकड़ी, चारा आदि उपलब्ध कराने के लिए सभी उपयुक्त और पड़ती भूमि पर पेड़ और झाड़ियां लगाना क्या कहलाता है। इसको बोले सामाजिक वानिकी। ध्यान रखें, यदि हम रूस को छोड़ दे तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा। रूस को छोड़ देना, स्पेन। यूक्रेन, ठीक है। रूस को छोड़ देते यूक्रेन सबसे बड़ा है, यूक्रेन बहुत बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी काला सागर में गिरती है, तो डेन्यूब तो काला सागर में गिर ही रही थी, नाइपर भी है, ठीक है। डॉन तो कौन नदी। गए, नाइपर भी गिरेगी, ठीक है, और डॉन भी गिरेगी, ठीक है। ये गिरेगी, ठीक है। 1, 2, 4 जो है आपको ब्लैक सी में गिरेगी, ठीक है। नाइपर कहाँ की नदी है, यूरोप की नदी है नाइपर। यूरोप में 50 के आसपास देश होगा, ठीक है। रूस की नदी है, ठीक है। डॉन कहाँ पे थे, यूरोप की नदी ये भी है, जो कि दक्षिणी रूस से निकलती है और काला सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। यूराल जो नदी की बात करेंगे तो ये नदी रूस के माउंट सेंट्रल कुर्गियाला के पास यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है यूराल, कैस्पियन सी में। ठीक है। तो कहाँ पे गिरती है, ध्यान में रखना है कहाँ पे गिरती है, तो ये कैस्पियन सी में गिरती है, ठीक है, कैस्पियन में, ठीक है। अब आते देखें भौगोलिक या जलवायु क्षेत्रों के बीच अपने पशुओं के साथ लोगों को मौसमी आवाजाही और, ठीक है, ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ट्रांस ह्यूमंस अभ्यास के लिए जानी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, तो बकरवाल भी होता है, गुर्जर भी होता है, किरगिज लोग भी होता है, गद्दी भी होता है, ठीक है। पूरा अपना सामान उमान लेके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे जाते हैं, ठीक है। उसको मौसमी आवाजाही कहते हैं। अब गर्मी पड़ती है तो ऊपर चले जाते हैं, ठंडी पड़ती है तो नीचे घाटी में चले जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के जैसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी, ठीक है। कौन सा द्वीप है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह की श्रृंखला की बात करेंगे तो सबसे बड़ा न्यू गिनी, ठीक है। यह देश की बात करें एशिया में है स्थित है और इसके दोनों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीपों की श्रृंखला से बना हुआ क्या है, देश है, ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्र के बीच से न्यू गिनी इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 7,85,700, ठीक है, 53 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, 66वीं बीपीएससी में पूछा था, जिसमें उसकी राजधानी है, जिसका नाम है क्या, होन्शु, ठीक है।
पीटरमैन ग्लेशियर जो अपने विशाल बर्फ द्वीप को टूटने की घटनाओं के लिए जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है पीटरमैन ग्लेशियर? ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? ग्रीनलैंड में। निम्नलिखित में किस देश का समय क्षेत्र सबसे अधिक है, मतलब टाइम जोन सबसे ज्यादा किसका है? फ्रांस, रशिया, हम्म, फ्रांस का, फ्रांस। फ्रांस का है। ठीक है, ध्यान रखिए फ्रांस का है। ठीक है, ध्यान रखिए फ्रांस अपने, अगर बार फ्रांस अपने विदेशी क्षेत्रों से 12 टाइम जोन है। ठीक है, इसके बाद 12 अंटार्कटिका के इसके दावे के साथ, मतलब अंटार्कटिका को अंटार्कटिका पे ये दावा करता है ये, मतलब ये इसके हिसाब से अंटार्कटिका पे दावा करने के बाद 13 है इसके पास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रूस के पास अगर बात करें, रूस के पास कितना है? 11 है। रूस के पास कितना है? 11 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रांस के। ठीक है, भारत और चीन में कितने टाइम है? भारत के पास तो 1 है, चीन के पास कितना है? पता नहीं। भारत और चीन एक एक से ही मतलब संतुष्ट है। ठीक है, एक ही है दोनों के पास। अब आगे आते हैं, किसी विशेष क्षेत्र से निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। समुद्र की बड़ी आर्द्र भूमि में गहराई तक प्रवेश करती है। इसका प्रवाह कई नौगम्य नदियों के द्वारा होता है जो हर दिशा में बहती है। ठीक है, इस क्षेत्र के आसपास के अधिकांश खाड़ी और समुद्र उथले होते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र के कई महाद्वीपों और द्वीपों का बना होता है। इसकी अधिकांश भूमि समुद्र तथा कुछ किलोमीटर के भीतर होता है। ठीक है, उपयुक्त कथन में इसकी क्षेत्र का वर्णन किया गया। फिर से पढ़िए। समुद्र की बड़ी बड़ी, ठीक है, आम्र भूमि गहराई तक प्रवेश करती है। इसका प्रवाह कई नौगम्य नदियों के द्वारा होता है जो हर दिशा में बहती है। इस क्षेत्र के आसपास अधिकांश खाड़ियां और समुद्र उथले हैं। यह कई प्रायद्वीपों का द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, अब तक पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अफ्रीका होगा। अधिकांश भूमि, ठीक है, समुद्र और कुछ किलोमीटर के भीतर है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? ठीक है, यूरोप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद यूरोप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यूरोप की अगर बात करेंगे तो महाद्वीप में कितने नंबर पे आएगा? 6ठे, 7वें, 5वें, 4थे, कैसे नंबर पे है? 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा 3 सबसे बड़ा अफ्रीकी देश है? अफ्रीका में सबसे बड़ी जनसंख्या की बात करें, नाइजीरिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, उसके फिर बाद आएगा साउथ अफ्रीका। इथोपिया, उसके बाद आएगा मिस्र। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका है इसमें ऑप्शन में? नहीं है। ठीक है, नाइजीरिया, इथोपिया और मिस्र। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। अब आते हैं समुद्र तल के पेल्जिक निक्षेप जो कि, ठीक है, कैलकेरियस या फिर सिलिसियस भागों के साथ समुद्री सूक्ष्मजीवों की शैली और कंकाल अवशेषों से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? ओजेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो इसको ओजेस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्व भर में चूना पत्थर का सर्वाधिक विशिष्ट विधान कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? चूना पत्थर का, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? स्लोवानिया में। कहाँ पे? स्लोवेनिया में। कहाँ पे? स्लोवेनिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चूना पत्थर का सर्वाधिक विशिष्ट विस्तार स्लोवेनिया में पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों में शामिल है दक्षिणी फ्रांस का कॉर्सेस जिला, यूनाइटेड किंगडम का पेनिन्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। ठीक है, मोरेनी लटकती हुई घाटियां, यू आकार की घाटियां, उपयुक्त में से हाईलैंड हिम नदी के भू आकृति कौन सी है? यूसेप और मोरेन्स सारे ही हैं। सारे के सारे लिए। ठीक है, मोरेंस लिए भी है और लटकती हुई घाटी भी और यू आकार की घाटी, सारे के सारे। ठीक है, हाईलैंड हिम नदी के भू आकृति में सारे के सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश और देशांतर के लिए सही है? तो ध्यान रखेंगे, सभी अक्षांश समान लंबाई के होते हैं, सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक, इसका आंसर क्या है? ये गलत है, ये सही है। सभी अक्षांश समान लंबाई के होते हैं, सही है। और 0 डिग्री देशांतर पर ध्यान देखा है, ये भी सही। 1 और 3 सही है ना, 88 का ए। ठीक है, और सभी देशांतर समान लंबाई के होते, ये गलत किया है, कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न की बात करें 180 डिग्री होता है ना, इस दिशा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर 100, और इससे हम 180 डिग्री पूर्व की ओर, 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। अच्छा, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान विश्व मानचित्र पर सबसे पूर्वी स्थान पे है? ठीक है, बताना सबसे पूर्वी स्थान पे कौन सा है। इसका होगा सिम्सन रेगिस्तान। क्या होगा? सिम्सन रेगिस्तान की बात करेंगे तो सबसे पूर्वी है। पूरब की ओर आने वाले यात्री को ग्रीनविच से मध्याह्न रेखा तक पहुंचने के लिए समय कितना मिलता है?
ठीक है, क्या आंसर होगा? तो 180 डिग्री पूरब। क्या होगा इसका आंसर? 180 डिग्री पूरब। ठीक है, निम्नलिखित पे फिर से विचार करना है। कैप्सियन सागर, तंगानिका झील, मृत सागर, उपयुक्त में से कौन सा विवर्तनिक झील है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक होगा। ठीक है, कैप्सियन सागर केवल इसका आंसर। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल की लघु ऊंचावच विशेषता नहीं है? ठीक है, तो लघु ऊंचावच विशेषता की बात की कौन सा नहीं? तो गहरे समुद्र का मैदान जो है इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अब तटीय व्यापार के साथ शुष्क गर्मी, शीतकाल में सघन वर्षा, महाद्वीपों के ठीक है पश्चिम किनारों पर पाया जाता है, निचले इलाकों तटीय इलाकों में बर्फबारी कम होती है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? तो ध्यान में रखेंगे, ये बात हो रही है किसके बारे में? तो भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। तो निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य और निहारिका से घिरा हुआ, सूर्य और निहारिका से घिरा हुआ है, जिसमें धूल के साथ साथ अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम है, और कणों के घर्षण और टकराव से डिस्क के आधार के बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण हुआ। बताना किसके बारे में बात हो रही है? तो ध्यान रखें, ओटो सीमट और कार्ल विजास्कर से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये तो दार्शनिक है ये, एमोनियम कांट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण समुद्र में पानी के तापमान को वितरण को प्रभावित करता है? ठीक है, ध्यान रखें, अक्षांश, भूमि एवं जल का असमान वितरण, प्रचलित हवा, समुद्री धारा। सारे के सारे सही, कुछ इसमें नहीं भी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सारे के सारे सही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न होगी जरा देखते हैं। ठीक है, लैप्स, ठीक है, लैप्स चुकची, ठीक है, समोर्स और याकुत खानाबदोश जनजातियां कहाँ पाई जाती है? याकुत, ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें? कहाँ है? यूरेशियन टुंड्रा प्रदेश में, क्या टुंड्रा के क्षेत्र में ये पाई जाती है। कहाँ पे? तो यूरेशियन टुंड्रा के क्षेत्र में ये पाई जाती है। आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, ध्यान में रखें, बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से किस कारक ने मछली को जापानी और चीनी लोगों के आहार का एक प्रमुख वस्तु और भोजन के रूप में लोकप्रिय बना दिया? ठीक है, क्या कारण है? तो कारण की बात करेंगे तो इसका आंसर की बात करेंगे। इसका आंसर क्या है पहले बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर विश्व का प्रमुख मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है। जापान में पशुधन पालन के बहुत कम चरागाह है। ठीक है, और धार्मिक कारण, तो सारे के सारे कारण की बात करेंगे, सबके सब कारण चाहिए। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, पंपास, बेल्ट और डाउन्स और पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा कि पाए जाते हैं समशीतोष्ण महाद्वीपीय और स्टीपी ज्वालामुखी में पाए जाते हैं, जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, मिलान करना है तो मिलान करिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सिरोकी की बात करें, सहारा रेगिस्तान में बात करेंगे। मिस्ट्रल की बात करेंगे तो मिस्ट्रल कहाँ पे जाएगा? रोन वैली फ्रांस में, ठंडी हवा है। ठीक है, बोरा की बात करेंगे तो एडरियाटिक तट भूमध्य सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए शतक लगा दिए हैं। निम्नलिखित कथनों विचार किए। उत्तरी सागर उच्च स्थानों में स्थित होने के कारण उच्च लवणता दर्ज करता है। बाल्टिक सागर बड़ी मात्रा में नदी जल के प्रभाव के कारण कम लवणता दर्ज होती है। उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर में, ठीक है, उच्च लवणता दर्ज की जाती है। बताना कौन सा सही है? ठीक है, तो 100 का आंसर क्या है? बी है। ठीक है, मतलब 2 और 3 सही, मतलब ये और ये सही है, बाकी ये गलत है। उत्तरी सागर उच्च स्थानों में स्थित होने के कारण उच्च लवणता दर्ज करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे, किस प्रकार के बादल आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा के चारों दृश्यमान प्रधान मंडल की विशिष्ट विशेषता प्रदर्शित करता है? तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरो स्टेटस। क्या बोलते हैं? सीरो स्टेटस होता है, जो कि मतलब आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा के चारों दृश्यमान प्रकाश मंडल की विशिष्ट विशेषता प्रदर्शित करता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एटमॉस्फेयर शब्द का अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, ये कोर का आंतरिक भाग है, ये परत का निचला भाग है, ये मेंटल का ऊपरी भाग है, ये मेंटल का निचला भाग है। मेंटल का ऊपरी भाग की बात करेंगे तो मेंटल का ऊपरी भाग है। ठीक है, इसको एथनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्धों में, ठीक है, 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य होता है। शीतोष्ण चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, बताना कौन सा सही है? पहला सही है। ध्यान केवल एक सही है। ठीक है, क्या सही है? पहला एक सही। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब होता है? तो ध्यान में, कब होता है? शीत ऋतु में। हाँ, ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, ठीक है, अब आते आगे निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करें। महासागरीय गर्त अभिसारी प्लेट सीमा से जुड़ी होती है।
सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण महासागरीय गर्त प्राथमिक उत्पादों से रहित होती है। बताना कौन सा सही है। ठीक है, इसका केवल एक सही है। ठीक है, महासागरीय गर्त अभिसारी प्लेट सीमा से जुड़ी होती है, ये आपका सही है, बाकी ये गलत है। अब आते हैं, देखेंगे 105 नंबर। ठीक है, मैजिनोट रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सीमा रेखा। मैजिनोट रेखा की बात हो रही है देवी और सज्जनों। जर्मनी ठीक है, किसके पोलैंड बीच में में? है। फ्रांस और किसके बीच में? जर्मनी के बीच। जर्मनी पोलैंड के बीच में आपका है हिडेनबर्ग लाइन, आई थिंक जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडेनबर्ग होगा। ठीक है, हिडेनबर्ग जो थे जर्मनी के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवाओं की क्षैतिज गति को प्रभावित करते हैं? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सारे ही दाब करते हैं। प्रवणता बल, ठीक है, कोरियोलिस बल, ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, ध्यान में सारे के सारे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ठीक है, तो जो पानी पे तैर जाता कौन सा ग्रह है? तो जानते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा? शनि हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर। महाद्वीपीय परत की तुलना में महासागरीय परत अधिक मोटी होती है। ठीक है, प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्रों में महाद्वीपीय परत अधिक मोटी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका क्या हो जाए? केवल एक सही है। दूसरा ठीक है, सही क्या है? है, केवल एक सही है। ठीक पहला है, गलत। कौन सा कथन गलत? पहला पहला गलत है। गलत है, मतलब दूसरा सही है। मतलब कौन सा गलत है? पहला ये गलत है। ठीक है, महाद्वीपीय परत की तुलना में महाद्वीपीय परत की तुलना में महासागरीय परत अधिक मोटी होती है। गलत है। ठीक है, प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्रों में महाद्वीपीय परत अधिक मोटी होती है। सही है। ठीक है, अब आते देखते हैं प्रश्न 109 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठीक है, तो बताना कौन सा नहीं है। कुरोशियो। ठीक है, तो ध्यान में कुरोशियो कहाँ का है? तो ये जापान वाला किधर का है ना? कहाँ का है? कुरोशियो, हाँ। हाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये प्रशांत महासागर की मतलब किधर है? गर्म धारा है। ठीक है, कुरोशियो, बाकी सबके सब ठंडा है। क्रिस्टल भागों के भीतर ठंडा होने वाला लावा विभिन्न रूप धारण करता है। इन रूपों को अंतर्भेदी भू आकृतियां कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 2 3 अंतर्भेदी भू आकृतियां उदाहरण है? ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 ठीक है, 3 इसका आंसर होगा लैकोलिथ्स। ठीक है, डाइक्स, और मतलब क्या होगा? सिल्स। सिल्स। ठीक है, ऑल ऑप्शन ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मतलब 1 2 3 सही है, दैट मीन्स। ठीक है, अब करेंगे हम पेन चेंज। ठीक है, मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखा के पास समुद्र का पानी लगभग 8 सेंटीमीटर अधिक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ठीक है, तो ध्यान में कौन सा कारक जिम्मेदार है? ध्यान रखिएगा, इसका कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो सौर ताप। कौन सा? तो सौर ताप जो है इसके लिए मतलब क्या है? जिम्मेदार कारक है। ठीक है, अब चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सेशेल्स के स्थान का सही विवरण है? ठीक है, तो बताइए सेशेल्स आपको कहाँ पे हिंद दिखेगा? ठीक है, महासागर से। तो सेशेल्स जो है हिंद महासागर में स्थित मतलब क्या है? एक द्वीप है। तो सेशेल्स कहाँ पे मिलेगा आपको? तो सेशेल्स आपको मिलेगा हिंद महासागर में। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी में भिन्नता के कारण यममंडल के शीर्ष पर प्राप्त और उत्पाद एक वर्ष में थोड़ा भिन्न होता है। सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। कब होती है? कितनी तारीख को होती है? 4 जुलाई ठीक को। है, ध्यान, 4 जुलाई को पहुंचाया जाता है। अमेरिका का क्या मनाया जाता है? अमेरिका का नेशनल सेलिब्रेशन डे डे नहीं मनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका का। इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह दुनिया के शीर्ष 3 कच्चे तेल उत्पादक है? ठीक है, तो ध्यान में सबसे अधिक अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। ठीक है, इसको आपको ध्यान, घटते क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक अमेरिका, फिर सऊदी अरब, फिर मतलब क्या हो जाएगा? रूस, कच्चे तेल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है? ठीक है, संयुक्त अमेरिका को छोड़ के, तो उसके बाद क्या होगा? सऊदी अरब। 64वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा था। वह विस्तृत मैदान जो महाद्वीपीय किनारों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच स्थित है। ठीक है, जहां किनारों के आगे बढ़ने वाली, ठीक है, महाद्वीपीय अपसाद होती है, क्या कहलाती है? तो ध्यान रखें, उसको बोलते हैं अतल मैदान। ठीक है, क्या बोलते हैं? अतल मैदान। इंग्लिश में क्या होता है? इसका होता है अबसियल प्लेन्स। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के स्थिति परिवर्तन के कारण ऋतु बदलती है। 22 दिसंबर को क्या होगा? तो 22 दिसंबर को होता उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। ठीक है, किधर होगी? उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। हमारा इधर उत्तरी गोलार्ध में है ना। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी। 116 का भी ठीक है। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के मकर रेखा की ओर झुक जाने के कारण सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखें, इसलिए सर्दी होती है। आप चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है? ठीक है, तो शहद उत्पादक देश में सबसे बड़ा जो है सो ध्यान रखें वन एंड ओनली चीन। ठीक है, क्या है?
चीन की बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है। ठीक है, चक्रवातों और प्रति चक्रवातों में हवा की दिशा के पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त क्रम में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात वामावर्त क्रम में चलते हैं, बताना कौन सा सही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या लिया, तो इसका आंसर लिया 18 का ए, केवल एक चाहिए। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त क्रम में चलते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात प्रति चक्रवात वामावर्त में चलते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर चक्रवात अगर दबाव की स्थिति केंद्र में कम होगी, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त रहेगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसा है कि दक्षिणी वर्त जाएगी। ठीक है, अगर बात करें प्रति चक्रवात की बात है, दबाव की स्थिति केंद्र में क्या तो अधिक होती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है, दक्षिणावर्त हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, तो वामावर्त होती है। ठीक है, ध्यान रखें, तो ये दक्षिणावर्त होगी यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलेंगे, क्या प्रश्न है। ठीक है, जब दो भिन्न वायु राशियां मिलती है तो उनके बीच का सीमा क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। ऐसे कितने वाताग्र हैं। ठीक है, ऐसे वाताग्र की संख्या की बात करें कितने, तो ऐसे वाताग्र की संख्या क्या है, 4 है। मेरा सो के उठने का टाइम हो गया, अलार्म बज रहा है, तो बंद कर दीजिए। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। एक 120 नंबर क्वेश्चन, क्या 120 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, संयुक्त अमेरिका दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या सही लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखें, केवल 2 सही है। ठीक है, ध्यान में, ठीक है, केवल 2 सही है, क्योंकि चावल का और ठीक है और गेहूं का दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, ठीक है, कौन है सबसे बड़ा, ठीक है, चीन ही है। ठीक है, और भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसके बाद रूस और अमेरिका चावल, भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दोनों में मतलब कितने कितने नंबर पे है, तो दोनों में हम लोगों ने सेकंड किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर रहे थे 4 प्रकार का जो होता है ना, ये वाताग्र कहलाता है। ऐसे होता है 4 प्रकार, एक ठंडा, गर्म, स्थिर और अवरुद्ध होता है। ठीक है, अब आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, क्या पर 121 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उग्र तूफान है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं और तेज हवाओं, बहुत भारी वर्षा, तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। अटलांटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। हरियाणा हरिकेन को इसी वजह से कपिल देव को कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भू आबद्ध देश नहीं है, हाँ भू आबद्ध देश नहीं है। ठीक है, कौन सा देश भू आबद्ध देश नहीं है, तो ध्यान रखें, केन्या। ठीक है, क्या है, केन्या जो है सबका भू आबद्ध देश नहीं है। ठीक है, केन्या अफ्रीका के देश है जो कि भू आबद्ध देश नहीं है। ठीक है, 64 बीपीएससी में प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा स्थल देश है। ठीक है, तो स्थल देश की बात करें, हंगरी आंसर दिया था, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन शामिल था, तो उसमें हंगरी। हंगरी कोई देश थोड़ी ना, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है ना, कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, सॉरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। या मंडल की रचना एवं संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओजोन पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर की ऊपर पाई जाती है। यौमंडल में जल वाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है, बताना कौन सा सही है। पहला तो गलत है, ठीक है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वाला गलत है। ठीक है, ओजोन की बात करेंगे तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, 10 to 50 ना कि मतलब 100। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक मिनट। यौमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सी यौमंडल की उच्चतम बिंदु है। ठीक है, क्या बताएंगे इसका उच्चतम बिंदु की बात करेंगे तो क्या होगा, मेसोपॉज। क्या हो जाएगा, मेसोपॉज की बात करेंगे, सबसे उच्चतम बिंदु है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या होगा, मेसोपॉज। ठीक है, तो यौमंडल में क्या होता है, सबसे पहले तो होता है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटो मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर। ठीक है, हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद समताप होगा ना, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल होता है, आयन मंडल के बाद वर्मी मंडल होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, 50 से लेके, यहाँ तो जो था ना क्वेश्चन है, 10 से 50 के बीच में क्या पाया जाता है, ओजोन शुरू हो जाता है। ठीक है, यौमंडल को गर्म करके और ठंडा करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। यौमंडल का निचला स्तर अर्थात जमीन से ऊपर की ओर हवा मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, ध्यान में, किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर लिया है बी। ठीक है, संचालन के द्वारा। ठीक है,
किसके द्वारा गर्म होता है? तो इस संचालन के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां, ठीक है, चतुर्धातु गतिविधियों की श्रेणी में आती है? ठीक है, क्या होता है? सूचना का उत्पादन और सूचना का प्रसार। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, चतुर्धातु क्या होता है भाई? क्वाटनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके सही है, 1 और 2 दोनों के दोनों सही लिए। ठीक है, अब आने वाली, ठीक है, आने वाली सौर विकिरण के सतह से टकराने वाली वायुमंडल से होकर गुजरते निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम सूर्यता प्राप्त होता है? ठीक है, भूमध्य तो ध्यान में रेखा किस पे। क्षेत्र में होता है? ठीक है, इसका आंसर लिया है, ठीक है, बी। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय फ्लोरिडा जलडमरू से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो कौन सा जुड़ा है फ्लोरिडा जलडमरू से? ध्यान में रखेंगे, मेक्सिको, इसका आंसर है तूफान। मैक्सिको और मतलब क्या है? अटलांटिक। ठीक है, ध्यान में, तूफान। मैक्सिको और अटलांटिक इसका आंसर है, फ्लोरिडा जलडमरू से जुड़े होने का। ठीक है, हम्म, लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए शहरी केंद्रों के आसपास सब्जियां उगाना क्या कहलाता है? ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग। ठीक है, अब चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन के लिए रूप में परिभाषित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? सैम्पल। ठीक है, इसका आंसर लिया 130 का मेड्सेल बी। है। ठीक है, क्या लिया है? ठीक है, सैंपल। ठीक है, क्या नाम है? एलन सी सैंपल। ठीक है, ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक कारण किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करता है? ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? वितरण को प्रभावित कौन करता है? तो केवल जल की अनुपलब्धता। ठीक है, जल की उपलब्धता। ठीक है, इसका 131 का भी। ठीक है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करना भौगोलिक कारण की बात करें, पानी की उपलब्धता है, ठीक है, भू आकृति है, ठीक है, जलवायु और पृथ्वी। तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, ध्यान रखें, मतलब अरे गलत लगा दिया। ये भौगोलिक कारण है, आर्थिक कारण नहीं है। अच्छा, ये एक आंसर होगा इसका। ये आर्थिक कारण में खनिज भंडार होगा। ये सबके सब जो है ना स्थल दो। इसका 131 का आंसर क्या है? 131 का आंसर बी। ठीक है, ये जल की उपलब्धता, जलवायु की बात करेंगे ना, तो ये दोनों का दोनों मतलब क्या है? भू आकृति, मिट्टी, ये सब क्या है? तो ये सबके सब भौगोलिक कारण है। ठीक है, ये आर्थिक कारण में खनिज आ जाएगा, शहरीकरण आ जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे मतलब 132 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध की मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म विकसित करने के लिए जाना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे तो ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा इसका आंसर? तो 132 का बी। ठीक है, सऊदी सऊदी अरब। अरब में। ठीक है, अलमराई, क्या नाम है? सऊदी अरब का अलमराई की बात करेंगे तो दूध की मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म विकसित करने के लिए जाना जाता है। इसमें कौन सा? ऊंट का दूध आता होगा पक्का। आप चलेंगे 133 नंबर। ठीक है, ठंडी ठंडी समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु और साइबेरियाई जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उच्च अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्धों की संकीर्णता के कारण। ठीक है, संग्रहण और अभ्यास कठोर ज्वालामुखी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इनमें अक्सर आदिम समाज शामिल होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पौधे और, ठीक है, जानवरों दोनों का खनन करते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में निर्वाह संग्रहण अभ्यास कहाँ किया जाता है? बताइए, ठीक, क्या होगा? तो इसका ध्यान रखें, इसके आंसर की बात करेंगे तो अमेजन सही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी किनारा सही है, और दक्षिणी पूर्व एशिया के आंतरिक भाग सही, मतलब 1, 3, 4 आंसर लिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, संग्रहण का अभ्यास कठोर जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में किया जाता है, मतलब लोग जमा करके रखते हैं सामान को। इसमें अक्सर आदिम समाज शामिल होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पौधे और जानवरों दोनों का खनन करते हैं। इस संदर्भ में निर्वाह संग्रहण अभ्यास कहाँ पे किया है? तो अमेजन में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा और दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक भाग में। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, और इंडोनेशिया और मलेशिया में लदान किसके लिए प्रसिद्ध है? सबके सब क्या है? तो ये सबके सब वहाँ का लोकल खेती है, मतलब सीढ़ी नट, क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं? स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, मध्य अमेरिका मैक्सिमम मिल्का के नाम मिल्पा के नाम से, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में किस नाम से जानते हैं? भारत में क्या बोलते हैं? भारत में झूम की खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोग। ठीक है, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करते हैं। प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूह, अर्थात
पुश कारक और पुल कारक, ठीक है, मतलब पुश कारक भी आता है, पुल कारक भी आता है। इन संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पुल कारक है, ठीक है। तो पुल कारक कौन है, तो ध्यान में रखिएगा, बेहतर नौकरी की अवयव के लिए लोग जो होते हैं प्रवास करते हैं, ठीक है, पुल कारक है, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो महबूब उल हक, ठीक है, ध्यान रखिए, पाकिस्तानी महबूबुल हक। अर्थशास्त्री जो थे महबूब उल हक, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मोनोकल्चर का पालन था, अमर्त्य सेन का भी इसमें थोड़ा योगदान था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकल्चर का पालन नहीं करता, तो ध्यान रखिएगा, डेयरी फार्म की, सॉरी एक मिनट, क्या नाम, एक मिश्रित खेती, मिश्रित ठीक है, खेती नहीं मिश्रित खेती करते। की बात करेंगे, मोनोकल्चर फॉर्म का पालन नहीं करते। मोनोकल्चर खेती के वे प्रकार हैं जिनके द्वारा किसान केवल गेहूं, मक्का, चावल, रेपसीड, गन्ना और कपास जैसी फसलों की प्रजातियां उगाते हैं। औद्योगिक कृषि प्रणालियों में मोनोकल्चर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप चलते आगे चलें, क्या प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारी को गोल्ड कॉलर पेशेवर कहा जाता है, गोल्ड कॉलर बताइए, तो कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ध्यान में इससे क्या हो जाएगा, क्विकनरी सेक्टर, क्या होता है, क्विकनरी सेक्टर उसको गोल्ड कॉलर कहते हैं, ठीक है। हाँ डी, ठीक है, ध्यान रखें, क्विकनरी सेक्टर लिया हुआ है, ठीक। क्विकनरी गतिविधियां ऐसी सेवाएं जो जो नए और मौजूद विचारों के निर्माण, पुनः व्यवस्था और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं, डेटा व्याख्या की नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग और मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, को अक्सर गोल्ड कॉलर व्यवसायों के रूप में जाना जाता है। वे तृतीय क्षेत्र के लिए एक अन्य उपखंड का प्रतिनिधित्व, मतलब तीसरा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर, ठीक है। व्हाइट कॉलर में कौन आएगा, व्हाइट कॉलर में जितने ऑफिसर वगैरह आते हैं वो व्हाइट कॉलर में आते हैं। ऑफिस में बैठ के काम करने वाला सब व्हाइट कॉलर में, ठीक है। जी सर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अमेरिका विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीन दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। सारा ही गलत लग रहा है हमको, ठीक है। 140 का बात करेंगे, डी बिल्कुल, ठीक है। ध्यान, मैक्सिको दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, इसलिए गलत हो गया। चीन दुनिया में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिए। रूस दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। हीरा में रूस, ठीक है, सोना में चीन, सोना में चीन, और चांदी में क्या होगा, मैक्सिको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे कम है, ठीक है, तो सबसे कम देश में एशिया में कितने देश है, एशिया में 48 है, ठीक है। यूरोप में कितने, यूरोप में 44 है, ठीक है। अफ्रीका में कितने हैं, अफ्रीका किधर गया, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में 54 है, ठीक है। अफ्रीका में कितने हैं, तो 54 है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कितने हैं, उत्तरी अमेरिका में कितने हैं, 23 है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं, दक्षिणी अमेरिका में क्या 13 है, कितना है, 13 है। तो सबसे कम देश किधर है, तो सबसे कम देश दक्षिणी अफ्रीका में सबसे कम देश है। और उत्तरी अमेरिका में कितने, उत्तरी अमेरिका में 23 है, ठीक है। यूरोप में कितने, 44 है, ठीक है। एशिया में कितने, 48 है। बोलिवियाई पठार, या फिर, ठीक है, अल्टीप्लानो का पठार स्थित कहाँ पे है, ठीक है, तो ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा, ठीक है, ध्यान में रखना है। बंदरगाहों के उनके द्वारा संभाले जाने वाला यातायात के प्रकार और स्थान के, ठीक है, आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट क्या है, मतलब बाहर, तो ध्यान रखिए, ग्रीस में पीरियस बंदरगाह की बात करेंगे तो आउटपुट का एग्जाम्पल है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है, बुशमैन जनजाति, अमेजॉन, ठीक है, अमेजन, सॉरी, चुकुची जनजाति रूस, बोरो जनजाति कलाहारी, बताना क्या इसका सही, इसका आंसर सुमेलित है तो 2, ठीक है। चुकुची की बात करेंगे तो रूस में सही है, ठीक है। बोरो जनजाति की बात करेंगे तो पश्चिमी अमेजन बेसिन के साथ साथ ब्राजील, पेरू और, ठीक है, कोलंबिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब वो क्या था, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। बुशमैन की बात कलाहारी हो करेंगे तो जाएगा। बुशमैन जो अफ्रीका में, बुशमैन अफ्रीका में, हाँ, कलाहारी बोल सकते हैं, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। हाँ, अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान कह सकते हैं, ठीक है। आप चलेंगे, इसके बाद का आंसर नहीं दिया है भाई इसका, 144 के बाद का मेरे पास सोल्यूशन इसका इतना ही तक है, मतलब लोग सही से कट नहीं किया है, मतलब इस सबको स्क्रीनशॉट लेके बना हुआ है, ठीक है। चलिए तुक्का मारेंगे हम। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र दुनिया का सबसे अच्छा कॉफी उगाने वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो कॉफी उगाने वाला क्षेत्र मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर, वियतनाम में भी कॉफी होता है, कोलंबिया, ब्राजील में है। निम्नलिखित जोड़ों पर कलाहारी मसूल अफ्रीका में है, ठीक है। मोजाबे रेगिस्तान में अटाकामा चिली पड़ता है ना, दक्षिणी अमेरिका में, तो ठीक है ये, और ये तो ठीक है। मोजाबे का मेरे को पता नहीं है, मोजाबे कहाँ पड़ता है, क्या करिए, मोजाबे रेगिस्तान कहाँ पे है, 1 3 तो सही है, तीनों सही, मोजाबे कहाँ पे, मोजाबे रेगिस्तान
एक मिनट। वेयर इज लोकेटेड मोजावे रेगिस्तान? मोजावे इधर लॉस एंजलिस, ठीक है। मोजावे डिजर्ट इधर स्टेट के पास पैसिफिक। मोजावे अमेरिका में ही पड़ता है सर। अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो यूरोप तो होगा नहीं, ठीक है। मतलब 1 और 3 सही है, ठीक है। मतलब ये गलत है, में पड़ता क्या है होगा? 1 और मोजावे। 3 होगा, ठीक है। अब आते हैं पनामा जल संधि के संदर्भ में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। डिटेल्स अबाउट पनामा जल संधि, बताइए। पनामा कैनाल के बारे में क्या क्या सही है, बताइए। किसके किसके बीच में है? ये दक्षिणी अमेरिका और अमेरिका के बीच में, प्रशांत महासागर कैरिबियन के बीच में है, ठीक है। मैक्सिको को जोड़ता है ना सर, मैक्सिको को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है पनामा। उत्तरी अमेरिका को नहीं, मैक्सिको आता है। ये पहला वाला सही ऑप्शन? नहीं सर, हमको तो लग रहा गलत है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका का अलग वो पार्ट हो गया ना। ये प्रशांत अटलांटिक मैक्सिको को जोड़ती है, ठीक है। अमेरिका में आता किसे जोड़ती है ये? हाँ, ये ये पनामा की बात करेंगे तो मानव निर्मित एक जलमार्ग जलियान है जो पनामा में स्थित है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन है, ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, ऐसा ऑप्शन तो नहीं। पनामा दोनों सही है। ये दोनों सही दक्षिण लग रहा है, अमेरिका ठीक है। पनामा दोनों को कनेक्ट करता होगा, ठीक है। बस चेक कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश अधिकतम देशांतर रेखा पार करता है? रूस से होगा इसका। Which of the following countries crosses the maximum number of longitude? रशिया। इधर, हाँ रशिया सही है इसका आंसर, ठीक है। क्या इसका आंसर? रशिया तो लग ही रहा था। और सबसे बड़े भू अवध देश की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा भू अवध बंदरगाह है, ठीक है। ठीक है, तो इसका भी आंसर गूगल पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। Which of the following is the largest landlocked harbor in the world? इसका आंसर है फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर गूगल पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने पिछले दशक में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी और 2011 और 21 के बीच में 10 वर्षों में अपनी जनसंख्या 10% अधिक हो चुकी है? देखता हूँ, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा तो मिल जाएगा। Which of the following countries has shown a negative growth in the population in the last decade, has lost over 10% सैन of its फ्रांसिस्को खाड़ी population है in the सर इसका। last 10 between? वो हो गया आंसर सर। हाँ तो मार्क तो दिए हो, तो सही है। इसका सैन फ्रांसिस्को है। तो हम क्या लगाए? हम सैन फ्रांसिस्को नहीं लगाए, सैन फ्रांसिस्को ही तो लगाए हैं। जी सर, हो गया सर उसका। आगे क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमको तो अर्जेंटीना टफ लग रहा क्वेश्चन है, है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। हमको तो क्यूबा लग रहा है, ठीक है। वैसे चेक करता हूँ, ठीक है। Which of the following countries has shown a negative growth in population in the last decade and has lost over 10% of its population in the last between 2011 and 2021? बुल्गारिया आंसर। क्या आंसर है? बुल्गारिया। बुल्गारिया था ऑप्शन में। क्या होगा इसका आंसर? बुल्गारिया होगा, ठीक है। बुल्गारिया है सर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेट डिस्कशन क्या हुआ, समाप्त हुआ।